स्लाइड को भी आप देखना चाहते हैं तो डबल क्लिक करिए स्क्रीन पे तो जूम हो जाता है। सौरभ, मैंने एक्चुअली हाँ सर बताइए। प्रेजेंटेशन एक क्रिएट किया था पावर हाँ पॉइंट में, उससे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बट वो हो नहीं पा रहा है। सो मैं जो ठीक है सर, मेरे इसी में नहीं, इसमें भी दिख रहा है अच्छे से विजिबल, आई थिंक विजिबल है सभी को। ये एक्चुअली नेट कंटेंट से कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने निकाले थे, उसमें से एक पीडीएफ फॉर्मेट है पेमेंट सेटलमेंट का। सो यहाँ पे आपको पेज का सोर्स भी मिल जाएगा, एग्ज़ाम बैंक एग्ज़ाम टुडे .com करके एक साइट है, ये वहाँ का है कंटेंट। सो गुड मॉर्निंग टीम, हम कंटिन्यू करते हैं कल से आगे। मैंने कल एक क्वेश्चन आपसे आप लोगों से पूछा था कि किस तरीके के पेमेंट सेटलमेंट के तरीके आपने आज तक यूज़ किए हैं, या आपने आज तक जो भी पेमेंट वगैरह किया है, जिस तरीके का मार्केट में आज के करंट सिनेरियो में ट्रेंड है, तो आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या नॉलेज है पेमेंट फैसिलिटी के बारे में। ठीक है, मैंने वैसे सौरभ को बोला था कि मैं एक सर्वे वगैरह के लिए एक शीट भेजूंगा, बट चूंकि मैंने कल फिर शाम को उस पर वर्क किया तो मुझे समझ में आया कि 1-to-1 शीट लेने से अच्छा मैं आप लोगों से पहले क्लासेस आपसे डिस्कस कर लूँ। मैं आपको इन सिस्टम्स के बारे में पहले बता दूं, उसके बाद हम इस पे एक एक्टिविटी करेंगे। आप लोगों के पास एक कमेंट करने का या चैट बॉक्स है, हाँ यस सर, इनके कर चैट सकते हैं। बॉक्स का ऑप्शन होगा। सो अगर आप लोग बीच में भी कुछ जानना चाहें तो ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आप माइक अनम्यूट करें फिर बातचीत करें। आप डिस्कशन के टाइम पे ही अगर अपने क्वेश्चंस मार्क कर देंगे तो मैं उसे देखकर डायरेक्टली आपको उस टॉपिक के बारे में ही बताता चला जाऊंगा। ठीक है, तो सफिशिएंटली लोग अभी जुड़ चुके हैं, हम कंटिन्यू करते हैं आगे के लिए। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, सिंपल जब आप ये वर्ड सुनते हैं कि पेमेंट एंड सेटलमेंट, पेमेंट तो सिंपली आपको समझ में आ जाएगा, जहाँ पे भी आप कोई सर्विस, कोई गुड, कोई सामान ले रहे हैं, कहीं पे कोई परचेसिंग कर रहे हैं, तो बदले में आप उसको किसी न किसी वे में पेमेंट करते हैं। जैसे कि सिंपल तरीका है समझने का कि इंडिया में जो रुपीज़ है, इंडियन नेशनल रुपीज़, INR जिसको हम सिंपली बोलते हैं, हम कहीं पे भी कोई सामान खरीदने के लिए उस नोट का यूज़ करते हैं। कॉइन्स है हमारे यहाँ, दोनों में डिफरेंस है। कॉइन्स एक सेपरेट करेंसी सिस्टम है, नोट एक सेपरेट करेंसी सिस्टम है जिसका यूज़ करते हैं। जैसे अदर कंट्रीज़ में आप USA जाएंगे तो वहाँ पे डॉलर यूज़ होता है, कई यूरोपियन कंट्रीज़ में यूरो यूज़ होता है, कुछ कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में अभी भी वो अपना लोकल जो करेंसी है उसका यूज़ कर रहे हैं। जनरली जो यूनियन ऑफ यूरोपियन यूनियन है वो आज के डेट में यूरो को एज अ यूनिफाइड करेंसी यूज़ करती है। येन जापान का है, चाइना की अपनी खुद की करेंसी है, नेपाली रुपीस नेपाली करेंसी है। इन करेंसीज की वैल्यू ये है कि इनके एक्सचेंज में आप कभी भी कोई परचेसिंग, कोई भी गुड्स अवेल कर सकते हैं। आप इंटरचेंज का जो मीडियम है आज के मार्केट में, आज के डेट में करेंसी है। पेमेंट सिस्टम समझाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि आज के डेट में जैसा आप देखते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी कोई सामान लेने के लिए किसी को कैश में, किसी को नोट देकर या कॉइन देकर पैसा कोई भी सामान परचेस करना पड़े। आज के डेट में आपके पास मार्केट में ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास फिजिकली
कोई करेंसी हो तभी आप परचेसिंग कर सकते हैं। एक बहुत नया कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी करके, जहाँ पे करेंसी का यूज करके एक क्रिप्टो, यानी कि एक क्या बोलेंगे उसको, आप सिंपल वर्ड्स में समझे तो अ, एक ऑनलाइन मीडियम में एक करेंसी डेवलप की गई है जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। आपके अकाउंट में वो बैलेंस दिखेगा जिसकी एक वैल्यूएशन होगी। यानी आप 100 रुपये में 1000 क्रिप्टो करेंसी परचेस कर सकते हैं, और उस 1000 क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यूएशन जो है वो डिपेंड करती है कि कहाँ से आपको वो परचेसिंग करनी है। ये जो मैंने टर्म अभी समझाया है, इसको समझने का सिंपल तरीका है, जब आप कोई ऑनलाइन ऐप यूज़ करते होंगे, जैसे फ्लिपकार्ट है या कोई भी है, तो वहाँ पे आपको स्पेशल पॉइंट्स मिलते हैं। वो भी एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बट जो क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट है वो इसी तरीके से है। रिवॉर्ड पॉइंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप एग्जैक्टली वर्चुअल करेंसी, थैंक यू अरविंद। सो वर्चुअल करेंसी है जो है क्रिप्टो करेंसी। सो जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है उसका मतलब ये नहीं है कि आपको जितने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले हैं दैट इज इक्वल टू रुपीज़। अगर 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 100 रुपये के बराबर हो। 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स को जब आपको रिडीम का ऑप्शन दिया जाता है, मैं आप लोगों के या हमारे आपके और हमारे जो अभी नॉर्मल टर्म्स में अभी चल रहा है कि उस 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स को अगर हम रिडीम करते हैं, रिडीम का ऑप्शन पे जाते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100 रुपये ही हमें मिले। उस रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यूएशन वो सिस्टम, वो पर्टिकुलर कंपनी, वो पर्टिकुलर वेबसाइट डिसाइड करके रखती है ऑलरेडी कि आपको वैल्यूएशन क्या मिलना है। प्लस सेटलमेंट, आप जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो आपके अकाउंट से कट कर किसी दूसरे के अकाउंट में जाती है। जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं वो आपके वॉलेट से कैश के फॉर्म में निकलकर सामने वाले पर्सन के हाथ में ट्रांसफ़र हो रही है, उसका वैल्यू उसके पास जा रहा है, बदले में वो आपको कोई सामान दे रहा है। तो सेटलमेंट का प्रोसेस सिंपल वे में ये है कि आपने जब अपने यहाँ से एक पेमेंट किया है तो वो जो रिसीविंग पार्टी है उसके एंड तक वो प्रॉपरली किस किस चैनल के थ्रू जा सकती है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। इनिशियली जो ये करेंसी का कॉन्सेप्ट था, ये चालू हुआ था बार्टर, आपने सुना होगा, BARTAR। बार्टर सिस्टम में एक सामान के बदले में दूसरा सामान लिया जाता था। किसी को गाय खरीदनी थी तो 10 बोरे अनाज के अगेंस्ट में, ये सबसे इनिशियल स्टेज है ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन सिविलाइजेशन में, जहाँ पे करेंसी एज अ करेंसी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसका यूज़ किया जाता था। एक बकरी खरीदने के लिए 10 बोरे गेहूं या 10 बोरा अनाज जो है उसका एक्सचेंज होता था। मेरे पास बर्तन है, आपके पास ऊन के कपड़े हैं, तो मैं उस फैसिलिटी को एक्सचेंज कर सकता था। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि मान लीजिए मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे मैं किसी रेगिस्तानी एरिया में रहता हूँ, मुझे ऊन की ज़रूरत नहीं है, तो जो ऊन का व्यापारी है उसको सामान खरीदने के लिए उस पर्टिकुलर लोकेशन पे अपनी वैल्यू से कम में भी कई बार डील करना पड़ता था कि अगर मुझे ज़रूरत है, आज मेरी नीड है, तो सामने वाला जो भी वैल्यूएशन बोलेगा मुझे उस वैल्यू में ही वर्क करना पड़ेगा। इसके बाद धीरे धीरे जो ये करेंसी का सिस्टम है वो काफ़ी चेंज हुआ। इनिशियली कॉइन्स जो हैं वो मार्केट में या हमारे इंडियन एज वेल एज ह्यूमन सिविलाइजेशन में सिक्कों का चलन चालू हुआ। पहले मिट्टी के सिक्के थे, फिर
तांबे के सिक्के आए, सोने के सिक्के चले, चांदी के सिक्के चले, अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप के कॉइन्स चले। नोट का जो चलन है, ऐसा कहा जाता है कि बेसिकली जो नोट है वो फैसिलिटी चाइना में डेवलप हुई। कुछ जगहों पे ऐसा भी मेंशन है रिसेंट एविडेंस के हिसाब से कि कुछ यूरोपियन, जो आज के एग्जिस्टिंग यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनमें इनिशियली नोट का जो सिस्टम है वो चालू हुआ था। सो जो पहला बैंक नोट है जो अभी मॉडर्न टाइम में हम यूज़ कर रहे हैं एज अ फॉर्म ऑफ बैंक नोट या बिल के फॉर्म में, जो है वो इनिशियली चालू हुआ था फ्रांस में। समथिंग अराउंड 1700 के आसपास नोट का चलन चालू हुआ था। जब से ये नोट का चलन आया है, इनिशियली जब फ्रांस में सिस्टम चालू हुआ था तो वहाँ के जो रॉयल पैलेस था, जो वहाँ का राजघराना था, नोट्स को इशू करता था, स्टैंपिंग होती थी वहाँ के जो किंग है, और उसका वैल्यूएशन कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट नहीं तय करती थी, वहाँ का किंगडम सेट करता था कि उसका वैल्यूएशन क्या होगा। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी या किंग जो ये किंगडम रूल्स ख़त्म हुए, तो हर कंट्रीज़ में धीरे धीरे खुद के बैंक्स, रिजर्व बैंक्स, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो प्राइम बैंक ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश का जो प्राइम बैंक है, वो धीरे धीरे एग्जिस्टेंस में आया, जो जिसने कि नोट सिस्टम को लीगल किया और नोट सिस्टम को आज की जनरल करेंसी सिस्टम में इम्पोज किया गया। नोट हो गए, कॉइन्स हो गए, वो चल रहे हैं अभी भी। सो बेसिक इंट्रोडक्शन ये है कि किसी भी कंट्री के जो सेंट्रल बैंक होते हैं आज के डेट में, मैं काफ़ी पुराने डिस्कशंस में नहीं जाऊंगा क्योंकि पुराने चीज़ों को डिस्कस, पुराने जो डेट्स हैं, पुराने कॉन्सेप्ट हैं, करेंसी का जो पेमेंट और सेटलमेंट के सिस्टम में काफ़ी पुराने हैं। तो हम केवल अभी करंट सिस्टम्स जो स्पेशली जो इंडियन मार्केट में, इंडियन करेंसी सिस्टम में हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि नेशनल पेमेंट सिस्टम डेवलप करता है। देश में जो भी पेमेंट की फैसिलिटी है उसको रेगुलराइज, उसको कन्वे करना, और अगर उसमें कोई चेंज है, कोई रिसेंट चेंज मैं अगर आपको डिस्कस करना चाहूँ तो अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ था। डिमोनेटाइजेशन को ऑफिशियली अनाउंस प्राइम मिनिस्टर ने किया था, लेकिन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, केवल उनके ऑथराइजेशन से ही इस तरीके का कोई भी डिसीजन किसी भी बैंकिंग सिस्टम में या किसी भी करेंसी सिस्टम में लिया जा सकता है। तो जब इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उसका सारा लीगल वर्क है, जो पेपर वर्क है, वो केवल और केवल गवर्नर के सिग्नेचर पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर थे उस समय के, उनके सिग्नेचर पे ही हुआ होगा या हुआ है, एग्जैक्टली ये कहा जाता है। सो इंडिया में रेगुलेटिंग अथॉरिटी रिजर्व बैंक है, और नेशनल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो है एनपीएसएस करके एक है, सिस्टम डेवलप किया गया है इंडिया में, जो कि एक, जिसको देखने के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है। जैसे कोई भी कमेटी चलाने के लिए एक बोर्ड बनाई जाती है जिसमें कमेटी मेंबर्स होते हैं, बोर्ड के एक डायरेक्टर रखे जाते हैं, बोर्ड मेंबर्स, कई बार बोर्ड मेंबर्स अपने मतलब डायरेक्टर को चुनते हैं, कई बार फैसिलिटी ये होती है कि एक्सटर्नल अपॉइंटमेंट होता है बोर्ड मेंबर्स का। इंडिया में बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, बीपीएसएस करके एक
कमिटी बनी हुई है जिसको आरबीआई अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, ये 2007 में एक नया एक्ट लाया गया था, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। इस एक्ट का मेन मोटिव, जैसे अभी आज तक मैंने जो भी एक्ट्स बताए हैं उसका कोई ना कोई मोटिव होता है, वो जिस चीज़ के लिए उस एक्ट को बनाया जाता है। वैसा ही पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 को बनाया गया है इंडिया में जितनी भी पेमेंट एंड सेटलमेंट की एक्टिविटी होती है उसको मॉनिटर करने के लिए। तो आज के डेट में जितने भी टाइप के पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है उसको बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ करेंसी, फिजिकल करेंसी है या वर्चुअल करेंसी है, सॉरी करेंसी, फिजिकल पेमेंट सिस्टम है या वर्चुअल पेमेंट सिस्टम है। फिजिकल पेमेंट सिस्टम यानी कि इन द फॉर्म ऑफ पेपर, चेक के फॉर्म में, ड्राफ्ट के फॉर्म में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नोट भी एक प्रकार का पेमेंट सिस्टम है हमारे यहाँ पे। हालांकि इस एग्जांपल में नोट नहीं दिया है, बट पेमेंट करने के लिए हम जो करेंसी नोट है इंडियन रुपीस का हम जो यूज़ करते हैं वो भी एक प्रकार से एक पेपर बेस्ड पेमेंट सिस्टम है करंटली जो एग्जिस्ट करती है इंडिया में। इसके अलावा जो सेकंड फैसिलिटी है वो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में सबसे कॉमन जो आपने सुना होगा, अगर आप लोग आज के डेट में बैंकिंग ऐप से जुड़े होंगे तो मोबाइल ऐप का यूज़ होता है। वहाँ पे जब आप पेमेंट करने जाते हैं तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं एनईएफटी के, आरटीजीएस के, आईएमपीएस के। ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है। देखिए दो चीज़ें हैं, एक इन सिस्टम को यूज़ करने के लिए जो फैसिलिटी आप यूज़ करते हैं, यानी नेट बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गई, जो आज के डेट में जैसे फ़ोन पे या पेटीएम वगैरह टाइप के जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं सिस्टम, पेमेंट बेस्ड सिस्टम्स, ये जो सिस्टम्स हैं ये सारे जो सिस्टम इन इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट मोड में से ही कोई एक मोड यूज़ करते हैं ताकि आप अपना जो पैसा है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सके, एक जगह से एक ओनर से दूसरे ओनर को वो पैसा ट्रांसफ़र किया जा सके। सो इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है, इसके अलावा एक ग्रॉस पेमेंट सिस्टम है, या सिंपली कह सकते हैं ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम है। आरटीजीएस आपने सुना है, एनईएफटी आपने सुना होगा। एक होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, एनईसीएस या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ये जो क्लियरिंग सर्विस की हम बात कर रहे हैं, आज के डेट में जो इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट होता है चेक्स का, जब भी आप आज के डेट में चेक लगाते हैं या फिर आपके अकाउंट में जो ईसीएस होता है, यानी कि आपको चेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट होता है सिस्टम पे, वो सिस्टम्स इस NECS नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के रूप में आप आज के डेट में यूज़ कर रहे हैं। इसको आप सिंपल वे में अगर याद रखना चाहें तो आप इसको ECS इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियरिंग सिस्टम के रूप में भी याद कर सकते हैं। जो इस फैसिलिटी को इंडिया में प्रोवाइड करता है वो फैसिलिटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। आपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ किया होगा, ये एक प्रकार से चेक या किसी भी अदर सेटलमेंट सिस्टम के से डिफरेंट एक फिजिकल कार्ड सिस्टम है। फिजिकली आपके पास एक फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिकली एनईएफटी कर रहे हैं या आरटीजीएस कर रहे हैं, वैसे ही जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है आपके पास एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आपका डेटा लोड होता है और उसका यूज़ आप कर सकते हैं पेमेंट सिस्टम के लिए। इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम, आपने अभी नोटबंदी के टाइम पे सुना होगा
कि इंडिया नेपाल में जो इंडियन करेंसी यूज की जाती है, एक लिमिट तक नेपाल में इंडियन करेंसी रखना अलाउड है, उसका मार्केट में यूज होता है, और इस फैसिलिटी का यूज नेपाल अपने करेंसी के अप्रेजल में भी करती है। कहने का मतलब ये कि अगर नेपाल में इंडियन करेंसी चल रही है तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कल के डेट में नेपाल उस करेंसी का यूज़ करती है फॉरेन में अपने किसी परचेस के लिए, तो वो पेमेंट कर रही होगी इंडियन रुपीस वैल्यू में। यानी कि कहीं पे अगर नेपाल, फॉर एन एग्जांपल, $1 के कंपैरिजन में नेपाल के नोट की वैल्यू अगर 120 रुपये होनी थी और इंडियन रुपीस की वैल्यू अगर 60 रुपये होनी थी, तो नेपाल बाय डिफ़ॉल्ट इंडियन करेंसी का यूज़ करेगा और उस परचेस को इंडियन रुपीस के वैल्यूएशन में खरीद लेगा। अब यहाँ पे नेपाल का और इंडिया का क्या बेनिफिट, जब इंडिया नेपाल को अपने नोट यूज़ करने का राइट्स देता है तो कुछ शर्त, कुछ नियम कानून इम्पोज हो जाते हैं, वहाँ पे कुछ नियम कानून लागू होते हैं कि उनकी जो करेंसी है उसका भी एक वैल्यूएशन है। सॉरी, तो इंडिया जब नेपाल को अपना करेंसी यूज करने देती है तो एक वैल्यू सेट करके रखती है कि जब हम आपको इंडियन रुपीस दे रहे हैं मार्केट में, तो बदले में आपके नेपाल की जो करेंसी है उसका एक वैल्यूएशन, यानी कि आप मान लीजिए मैं आपको 1 रुपये इंडियन वैल्यू में दे रहा हूँ, तो नेपाल की करेंसी में फॉर एन एग्जांपल मैं आपकी नेपाली करेंसी का 2 रुपये या 1.5 रुपये या 1 रुपये 80 पैसे का वैल्यूएशन उस पे आएगा। यानी कि आज के डेट में अगर मैं नेपाल से कोई सामान लेता हूँ तो एक रुपये देने पे मुझे नेपाल की करेंसी में 2 रुपये का सामान मिल जाएगा। ये सेटलमेंट अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में, ये अलग सिस्टम बनाने का, ये अलग चैनल बनाने का रीज़न ये है कि जैसे इंडिया किसी और कंट्री के साथ जब ट्रेड करती है तो जो इंडियन रुपीस की जो वैल्यू है वो मार्केट रेट पे तय होती है। उस दिन जो डॉलर का रेट है उस हिसाब से मुझे डॉलर का वैल्यूएशन मिलेगा, उस दिन जो यूरो का रेट है उस दिन के हिसाब से मुझे वैल्यूएशन मिलेगा। लेकिन जो इंडिया और नेपाल की रेमिटेंस फैसिलिटी है, इस फैसिलिटी में दोनों कंट्रीज को, स्पेशली नेपाल को, ये बेनिफिट है कि ये मार्केट रेट पे सेट नहीं होती है, ये टाइम टू टाइम इसका सेटलमेंट का एक वैल्यूएशन होता है कि इसी वैल्यू पे एक लंबे समय तक दोनों कंट्रीज एक दूसरे को ये रेमिटेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। आज भी नेपाल में जब डिमोनेटाइजेशन के बाद इंडिया अभी भी नेपाल को नई करेंसी भेज रही है रेगुलर बेसिस पे, ताकि उनके जो पुरानी करेंसीज अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं, उनके जो बैंक्स में पुराने नोट्स हैं उस पर एक एग्रीमेंट हुआ है कि हम आपको एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में ये सारे नोट एक्सचेंज करके आपको दे देंगे, ताकि आपका कोई इसमें इंटरेस्ट लॉस ना हो, आपके इंटरेस्ट को सिक्योर किया जा सके। इसके अलावा इमीडिएट पेमेंट सिस्टम IMPS आप अभी यूज़ करते हैं। आप जब भी पेमेंट फैसिलिटी का यूज़ करते हैं अपने नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, तो इमीडिएट जो ट्रांसफ़र होता है वो फैसिलिटी IMPS होती है। इसकी लिमिट 50,000 थी पहले, इनिशियली जब ये सिस्टम चालू हुआ था तो 10,000 की लिमिट हुआ करती थी, फिर ये इंक्रीज करके 50,000 की गई। अभी कई जो ओवरऑल फैसिलिटी की लिमिट है वो 1 लाख रुपए की है, यानी 1 लाख रुपए तक आप IMPS कर सकते हैं। पर कई बैंक्स अभी भी ये जो IMPS की फैसिलिटी है वो लिमिट किए हुए है 50,000, यानी अगर आपकी बैंक 50,000 प्रोवाइड कर रही है तो ये लिमिट बैंक ने सेट की हुई है, ताकि कोई बड़ा ट्रांजेक्शन अगर गलती से या अननेसेसरीली या किसी हैकिंग के थ्रू गलती से हो, आज के डेट में मार्केट में बहुत
से हैकर्स या इस तरीके के फ्रॉडस्टर्स हैं जो कि इसी तरीके की फैसिलिटीज़ में घुसकर पैसा स्कैम करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए बैंक्स ये जो IMPS की फैसिलिटी है जो कि इंस्टेंट पेमेंट हो जाता है, विदाउट वेरिफिकेशन पेमेंट होता है, उसकी जो लिमिट है वो सेट करके रखती है। इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग सिस्टम है, आप आज के डेट में यूज़ करते हैं मोबाइल बैंकिंग सिस्टम। ATM की फैसिलिटी है, पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल्स। ये जो पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल है, जब आप पेट्रोल पंप पे जाते होंगे तो कार्ड स्वैपिंग मशीन रहती है। ये कार्ड स्वैपिंग मशीन ही पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल्स हैं, POS मशीन भी बोला जाता है इनको। इसके अलावा आपके जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो पेमेंट गेटवे होते हैं जहाँ के थ्रू आप पेमेंट करते हैं, वो सारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में आता है। तो अब हम इन फैसिलिटीज़ को थोड़ा सा इलेबोरेट करके थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पेपर बेस्ड जो सिस्टम है वो, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, आज के डेट में जो इंडिया में पेपर बेस्ड सिस्टम होता है वो उसका आज के डेट में इंडिया में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसमें जब पेमेंट किया जाता है तो आज के डेट में ये जो 60% लिखा हुआ है, ये वैल्यू अब थोड़ा सा घटा है। ये वैल्यू है आज के डेट में 53% के आसपास ऑन एन एवरेज। 53% जो ट्रांजेक्शन्स है वो आज भी चेक के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या इसी तरीके की जो और कुछ फैसिलिटीज़ हैं उनके थ्रू किया जाता है। यानी कि आज भी मैक्सिमम बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है उसमें चेक्स का यूज़ हो रहा है। चेक जो है वो किसी भी पर्टिकुलर बैंक में जब भी प्रेजेंट किया जाता है तो बैंक को उस चेक को, अगर उसमें सारे सिग्नेचर सही हैं, अकाउंट में बैलेंस प्रॉपर है, तो बैंक को उस चेक को ऑनर करना कंपलसरी होता है। जो भी बियरर होते हैं, बियरर यानी जिसके पास भी चेक है, जो लेकर चेक काउंटर पे खड़ा है, अगर उसमें डिटेल्स प्रॉपर हैं तो पर्सन को, उस पर्टिकुलर आदमी को, बैंक को वो चेक के वैल्यू का अमाउंट पे करना कंपल्शन है। ये कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981। जो पेमेंट चेक का यूज़ है, इसकी फैसिलिटी का डिटेल भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में दिया गया है। A check is an unconditional order which is draw on specific bank, signed by drawer, director the bank to pay the specific amount on demand only to or to order of certain person or to the bearer of the check। यानी कि ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, इसमें किसी भी तरीके का कंडीशन नहीं होता है। सिंपल है कि अगर बैंक पे ड्रॉअर का साइन है, यानी कि जो पैसा निकाल रहा है, जिसके नाम पे चेक इशूड है, वो पैसा निकालने के लिए अगर चेक पे साइन करता है, उसमें स्पेसिफिक अमाउंट मेंशन करता है, डेट मेंशन करता है और ये इंस्ट्रक्शन डालता है कि कौन उस चेक का यूज़ करेगा। सेल्फ मोड में जिसको निकालना होता है वो चेक पे सेल्फ लिखता है, जिसको किसी दूसरे पर्सन को देना होता है उस पर्सन का नाम लिखा जाता है, या कई बार किसी बिजनेस एंटिटी को अगर पेमेंट हो रहा है तो उस कंपनी का नाम लिखा जाता है कि डायरेक्टली इस चेक के बेस पर मेरे अकाउंट से पैसा निकाल कर सामने वाली पार्टी को पेमेंट किया जाए। अगर इस केस में मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरे बिहाफ पे अगर मेरे एब्सेंस में कोई और बंदा भी उस चेक को लेकर प्रेजेंट करता है और मेरे सिग्नेचर प्रॉपर हैं, सारी चीज़ें डिटेल मैच कर रही हैं, तो वो पेमेंट करना बैंक के लिए कंपलसरी है, बैंक इसको मना नहीं कर सकती। चेक में 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉवर, ड्रॉवी और पे। ड्रॉवर जो है जिसका अकाउंट होता है, कई बार जो ड्रॉवर है और जो पेई है वो एक ही आदमी हो सकता है। यानी अगर जब मैं अपना चेक खुद लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ड्रॉवर भी हूँ और मैं पेई भी हूँ। ड्रॉई जो है
जिसको ये पैसा दिया जा रहा है। तो अगर मैं सौरभ को चेक के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ तो मैं ड्रॉवर हूँ, सौरभ ड्रॉई है क्योंकि सौरभ के अकाउंट में पैसे जाना है। और पे द पार्टी और द पर्सन हु प्रेजेंट द चेक, अगर मैं पैसा ले जाकर सेल्फ चेक के वे में सेल्फ चेक देकर वो पैसा निकाल रहा हूँ तो वो ड्रॉवर और पेई मैं ही हूँ। अगर मैंने सौरभ का नाम लिखकर चेक दे दिया है तो ड्रॉवर तो मैं हूँ, ड्रॉई सौरभ है और पेई भी सौरभ है, यानी कि सौरभ ने काउंटर पे वो चेक प्रेजेंट किया है इसलिए वो पेई है। अच्छा, जो चेक है उसका यूज़ किस तरीके से होता है ये सिंपली आप लोग भी समझते होंगे कि चेक आप लेकर गए, आपने कैश विड्रॉल के लिए रखा तो वो आपको कैश विड्रॉल होगा। अकाउंट ट्रांसफ़र यानी कि क्रॉस चेक अगर दिया जाता है तो क्रॉस चेक करने का मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में वो फंड ट्रांसफ़र होगा। क्रॉस चेक में कभी भी कैश पेमेंट नहीं किया जा सकता है बाय डिफ़ॉल्ट। गलती से भी अगर कोई पर्सन काउंटर पे कैश काउंटर पे लेकर अगर ये चेक जाता है क्रॉस चेक, और गलती से अगर वहाँ का कैशियर क्रॉस चेक पे कैश पेमेंट कर देता है तो ये इसकी लाइबिलिटी, अगर कल को जो चेक ओनर है जिसके नाम पे वो चेक इशू है, चेक जिस अकाउंट से है, जो अकाउंट होल्डर है, कल को अगर वो बैंक को के अगेंस्ट कोई कंप्लेन करता है तो क्रॉस चेक का जो अमाउंट है वो बैंक को बियर करना पड़ता है, वो उस पर्टिकुलर फाइनेंस कंपनी को बियर करना पड़ सकता है। चेक में दो चीज़ें होती हैं, एग्जैक्टली तो तीन चीज़ें होती हैं, एक सेल्फ चेक, दूसरा अकाउंट पे चेक, तीसरा बियरर चेक। कई जगह आप लोगों ने चेक पे देखा होगा पे के बाद एक स्पेस होता है जहाँ पे आप अपना नाम लिखते हैं, उसके बाद टू टू बियरर लिखा होता है या टू ऑर्डर लिखा होता है। अगर बियरर चेक लिखा हुआ है तो कोई भी बंदा जो उस चेक को लेकर गया है XYZ, कोई भी उस पर अगर किसी भी पार्टी का नाम है, जो बंदा उस चेक को बियर करता है उसको वो कैश में या जो भी ट्रांसफ़र मीडियम है, अगर जैसे मान लीजिए मैंने उस पर अपना पूरा नाम लिखा है पीयूष कुमार दुबे, सौरभ ने मुझे एक चेक दिया, मैंने उस पर पीयूष लिख दिया है और उस चेक पे लिखा है बियरर, चेक के लास्ट में बियरर चेक करके लिखा होगा। तो अगर बियरर चेक लिखा है तो वो पेमेंट मुझे 1-to-1 बैंक को करना है। पर अगर ऑर्डर चेक लिखा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि बैंक मुझे डायरेक्टली पेमेंट कर देगी, वो मुझसे डॉक्यूमेंट मांगेगी कि मैं ही पीयूष हूँ, ये कंफर्म करेगी, उसकी एक कॉपी अटैच करेगी। आज के डेट में जितने भी बैंक में ये पेमेंट हो रहे हैं चेक्स के संबंध में, तो बैंक कोशिश करती है कि ऑडिट पर्पस के लिए जब भी आप कभी बैंक में वर्क कर रहे होंगे तो कभी भी चेक जिस पर्सन के नाम पे है, मेरे नाम पे मेरे अकाउंट का अगर चेक है, मेरे अलावा कोई भी थर्ड पार्टी आती है तो बैंक्स कोशिश करती हैं कि आज के डेट में एक आईडी प्रूफ साथ में अटैच करती हैं या मेरा नाम और डिटेल वो चेक के पीछे मेंशन करेंगी ताकि किसी भी डिस्प्यूट के केस में जिसने भी पैसा विड्रॉ किया है उससे 1-to-1 डायरेक्ट कांटेक्ट किया जा सके। अच्छा, चेक्स के अलावा बैंक ड्राफ्ट होता है। बैंक ड्राफ्ट यानी कि बैंक एक ड्राफ्ट इशू करती है किसी भी ड्राफ्ट बियरर को। मैं बैंक गया, मैंने जैसे अभी आप लोगों ने किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया होगा तो उसके पेमेंट के लिए पहले, आज के डेट में ऑनलाइन पेमेंट होती है, साथ में कई एग्ज़ाम्स में ये फैसिलिटी दी जाती है कि आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करिए। आप बैंक जाएंगे, बैंक में आप उस पर्टिकुलर, मान लीजिए आपको 500 रुपये का कहीं पेमेंट करना है तो बैंक को आप 500 रुपये पेमेंट करेंगे, बदले में बैंक आपको एक ड्राफ्ट देगी कि हमने पर्सन से 500 रुपये कलेक्ट किए हैं और ये जो 500 रुपये का अमाउंट है वो किसी भी XYZ पार्टी को, किसी जो जो पेपर कंडक्ट करा रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, जो आप कहीं पे ऑनलाइन कोई कंपटीशन अटेंड कर रहे हैं वहाँ पे जो पेमेंट करना है उसकी जिम्मेदारी बैंक लेती है।
कि हमने ये कैश में कलेक्ट किया है, कैश में या चेक के फॉर्म में, और आपको ये पैसा इस ड्राफ्ट के प्रेजेंट करने पे हम आपको ये पेमेंट करेंगे। बदले में बैंक ड्राफ्ट बनवाने वाले से एक ड्राफ्ट मेकिंग चार्ज ले लेती है, जो बहुत नॉमिनल होता है। 100 रुपये में आपको समथिंग अराउंड 15 या 17 रुपये के आसपास का ड्राफ्ट मेकिंग चार्ज लगता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। प्राइवेट सेक्टर्स बैंक्स में कुछ थोड़ा बहुत 19-20 होगा, 22 रुपये 23 रुपये के आसपास होता है पर 100 रुपीज़ टू 1000 रुपीज़ के बीच में ये चार्ज होते हैं। बैंक चेक, सिमिलरली जो बैंक है वो एक चेक इशू करती है, जैसा एक पर्सन, मैं एज अ पर्सन, सौरभ एज अ पर्सन अपने अकाउंट पे एक चेक इशू करते हैं, वैसे ही बैंक भी चेक्स इशू करती है वन पार्टी के बिहाफ में दूसरे पार्टी को। एक पार्टी जाता है ड्रॉ बाय वन ऑफिस ऑफ अ बैंक अपॉन अनदर ऑफिस ऑफ अ बैंक, यानी कि एसबीआई को, मेरा होम लोन चल रहा है एसबीआई में, मैंने अपना होम लोन ट्रांसफ़र किया सेंट्रल बैंक में। सेंट्रल बैंक में जब मैं ट्रांसफ़र करूंगा अपना होम लोन, तो सेंट्रल बैंक मुझे नया जब होम लोन दे रही है तो वो मुझे एक बैंक चेक देगी, जो कि सेंट्रल बैंक ने उस चेक में एक वैल्यूएशन डाला है 10 लाख रुपए की चेक। वो चेक जब मैं एसबीआई में जमा करूंगा तो एसबीआई जो मेरा एग्जिस्टिंग होम लोन है एसबीआई में उसको क्लोज कर देगी, और अब मेरा जो नया होम लोन है वो सेंट्रल बैंक में चालू हो जाएगा अपने आप। तो ये जो बैंक टू बैंक जो ये पेमेंट होता है, यानी एक कंपनी टू दूसरी कंपनी के बीच में जो चेक इशू होते हैं वो बैंकर्स चेक होते हैं। आप सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब भी आप अपना लोन ट्रांसफ़र कराते हैं तो लोन ट्रांसफ़र करने के लिए जो जिस नए बैंक में आप अपना लोन ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो बैंक सामने वाली बैंक को, जहां आपका ऑलरेडी लोन चल रहा था, उस बैंक को पे करने के लिए आपको एक चेक इशू करती है, एक पेमेंट इशू करती है चेक के फॉर्म में, वो बैंकर्स चेक होता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ईपीएस या ईसीएस भी है, इसको कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में स्पेशली इंडिया में जब से ग्लोबलाइजेशन 1992-1993 में इम्पोज हुआ इंडिया में, तो जो फॉरेन एक्सचेंज के लिए बहुत सारा जो पेमेंट था, इनिशियली इतना सारा पैसा कैश में किसी को दे पाना पॉसिबल नहीं है। उस जमाने में क्या होता था, सारा पेमेंट बुक्स में होता था, यानी कि एक देश दूसरे देश को के साथ एक बुक मेंटेन करती थी पेमेंट के लिए, कि हमें आपसे, जैसे मान लीजिए इंडिया किसी गल्फ कंट्री से ऑयल ले रही है, क्रूड ऑयल परचेस कर रही है, तो उनके बुक्स और हमारे बुक्स में वो वैल्यू मेंशन कर दी जाती थी। कोई फिजिकल करेंसी, इतनी सारी करेंसी दे पाना पॉसिबल नहीं है, तो उनके जो बुक्स हैं और हमारे बुक्स हैं उसमें वो पेमेंट का डिटेल लिखा जाता था। जैसे मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये का क्रूड ऑयल लिया, तो मेरे बुक में लिखा होगा डेबिट 10,000 और उनके बुक्स में लिखा होगा क्रेडिट 10,000। उसके बाद कल को वो हमसे अगर मान लीजिए राइस मंगवा रहे हैं, चावल मंगा रहे हैं, तो जब वो हमसे मान लीजिए 10,000 का चावल मंगा रहे हैं तो सेम उल्टा उनके बुक्स में आ जाएगा, और जो डिफरेंस अमाउंट है वही सेटलमेंट अमाउंट बाकी रह जाता था। जैसे आज की डेट में आप सुनते होंगे इंडिया ने यूएस से इतना इतना लोन लिया है या वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, तो लोन लेने का मतलब कि वो उतनी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करी, कोई फिजिकल करेंसी एक्सचेंज नहीं होता है, कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ से डॉलर पेटी में भर के लाया जाता है और इंडिया से रुपए लेकर जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ट्रेड में आज भी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कोई ना कोई गुड है। जैसे तेल लेते हैं हम, आयरन ओर हमारे यहाँ से जाता है कई कंट्रीज में, वहाँ से स्टील बन के आता है, तो जब आयरन ओर जा रहा होता है तो उसका वैल्यूएशन कुछ और होता है, उस फॉर्म में हम भेज देते हैं। जब स्टील हम उनसे ले रहे होते हैं, चाइना स्पेशली इसका एग्जांपल है, साउथ कोरिया है जहाँ से हम स्टील इंपोर्ट कर रहे हैं आज के डेट में, तो वो
स्टील का अपना वैल्यू सेट करके हमें भेजती हैं, और जो दोनों का अमाउंट होता है वो आपस में कंपेयर करके जो बैलेंस अमाउंट होता है वही हमारे ऊपर एज अ लोन शो होता है। कि हम, आपने सुना होगा चाइना के साथ जो हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें जो वैल्यू होती है वो इसी ट्रेड वैल्यूएशन पे डिपेंड करती है। अगला जो है आरटीजीएस। आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली फैसिलिटीज़ हैं पेमेंट के लिए चेक के अलावा, वो एनईएफटी और आरटीजीएस होता है। आरटीजीएस का जो फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस बेसिस सेटलमेंट या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम यानी इंस्टेंटली, सेम जिस समय आपने पेमेंट किया उसी समय ये पेमेंट सेटलमेंट मोड पे जाता है। और दूसरा ग्रॉस सेटलमेंट, यानी कि ये जो सेटलमेंट होता है, आपने जो वैल्यू भेजी है वो वन टाइम कंप्लीटली सेटल होती है। ग्रॉस सेटलमेंट फैसिलिटी, ग्रॉस वर्ड का यूज़ यहाँ पे बैंक के पर्पज से किया जाता है। एक साथ मान लीजिए 10 लोगों ने रियल आरटीजीएस के लिए अप्लाई किया है, तो बैंक क्या करेगी कि वो एक साथ उस सारे फंड को कलेक्ट करेगी और विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, यानी बैंक का जो आरटीजीएस सेटलमेंट का टाइम है वो 2 घंटे का है। तो 2 घंटे में जितने भी रिक्वेस्ट आए होंगे वो सारे के सारे 2 घंटे में सेटल कर दिए जाएंगे बैंक अकाउंट से सामने वाली पार्टी के अकाउंट में, सामने वाले बैंक के अकाउंट। वो बैंक फिर अपनी अपनी जो कस्टमर हैं उनके अकाउंट्स में ये पैसा वन टू वन ट्रांसफर कर देगी। सारे इस ट्रांजेक्शन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 घंटा है। आरटीजीएस हर 2 घंटे में अभी किया हुआ पैसा हर 2 घंटे में सामने वाली पार्टी के अकाउंट में ऑलरेडी सेटल हो जाना कंपलसरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए, अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं है, नेटवर्क का इशू नहीं है, तो इसके लिए बैंक और सिर्फ बैंक लायबल होता है कि वो पार्टी को उसके एवज में पेमेंट, अगर पार्टी डिस्प्यूट करती है, पार्टी कंप्लेन करती है, तो बैंक को वो पेमेंट खुद करना होगा। इसी तरीके से आरटीजीएस के ही तरह से जो सेकंड सिस्टम है वो है एनईएफटी। दोनों में डिफरेंस क्या है कंपैरिजन में अगर हम समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एनईएफटी जो है इसका जो सेटलमेंट टाइम है वो आरटीजीएस से ज़्यादा होता है। यानी कि अगर आपने कोई फंड एनईएफटी के थ्रू भेजा है तो इसका टोटल जो सेटलमेंट टाइम होता है वो आरटीजीएस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इसका जो टोटल टैट है वो 12 घंटे का दिन में है। यानी कि अगर आपका अभी पेमेंट हुआ है, आपने अभी एनईएफटी मोड के थ्रू भेजा है, तो बैंक उसे हर 2 घंटे से लेकर 3 घंटे के बीच में उस सेटलमेंट को क्लियर करने के लिए उसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो हिट करता है सिस्टम पे बाय डिफ़ॉल्ट। उस 2 से 3 घंटे में अगर आपका फंड ट्रांसफ़र हो जाता है तो ठीक, नहीं तो अगले 2 से 3 घंटे में जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली उस फंड को ट्रांसफ़र करने के लिए दोबारा हिट करता है सामने वाले बैंक में। दोनों में डिफरेंस क्या है, आरटीजीएस की जो लिमिट है, मिनिमम लिमिट, वो 2 लाख रुपए से चालू होती है। यानी मिनिमम अगर आप 2 लाख रुपए या उसके ऊपर का अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उसको या तो एनईएफटी के थ्रू कर सकते हैं या आरटीजीएस भी कर सकते हैं। आरटीजीएस कम टाइम टेकिंग है। 2 लाख से कम का अमाउंट आरटीजीएस मोड पे नहीं जा सकता है, जबकि एनईएफटी में आप 1 रुपए से लेकर अनलिमिटेड अमाउंट तक की फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा जो एनसी एनईसीएस का जो सिस्टम है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है, ये सर्विस प्रोवाइड किया जाता है ऑटो डेबिट की जो फैसिलिटी है। आज के डेट में कई ऐसी पेमेंट्स हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे एक पार्टी से दूसरी पार्टी को जाती है। यानी जैसे आप अपने अकाउंट में कोई डेबिट मेंटेट सेट करते होंगे कि हर महीने आपको 2,000 रुपये आपके अकाउंट से कट के आपके रेकरिंग डिपॉजिट के आरडी अकाउंट में जाना चाहिए। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट की फैसिलिटी है वो
क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू ही जाता है। पहले के ज़माने में कैश में आरडी बनती थी, फिर चेक के फॉर्म में बनना चालू हुआ, उसके बाद में अब जो ऐड हो गया है वो ईसीएस फैसिलिटी से बनती है। इसी ईसीएस फैसिलिटी में जैसे आपका कोई लोन है, महीने में आपकी ईएमआई सेट होती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो आपके खाते से कट के बैंक के लोन अकाउंट में जाना रहता है। तो ये ईसीएस फैसिलिटी जनरली महीने की 7 तारीख को आपके अकाउंट में हिट करेगी, 5 तारीख, 7 तारीख या 10 तारीख को हिट करती है, और आपके खाते से उतना ईएमआई का अमाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा और सामने वाली पार्टी को पेमेंट हो जाएगा। दो चीज़ें, ये जो एनईसीएस क्रेडिट फैसिलिटी है और एनईसीएस डेबिट फैसिलिटी है। डेबिट फैसिलिटी डेबिट पुल का काम, यानी जो अभी आपको मैंने लोन का जो पेमेंट बताया था वो इस डेबिट फैसिलिटी के अंदर आता है। और ये जो क्रेडिट फैसिलिटी है ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके यहाँ पे जो चेक सेटलमेंट का आज के डेट में जो प्रोसेस होता है वो इस क्रेडिट फैसिलिटी से होता है। पहले क्या होता था कि आप बैंक में चेक जमा करते थे, बैंक वाले वो सारे चेक्स को टोटल करते थे। मान लीजिए मैं या आप आज के डेट में किसी फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में बैठे हैं, तो आप कस्टमर से पेमेंट चेक के फॉर्म में ले रहे हैं। आपके पास 2 चेक है एसबीआई का, 2 चेक है सेंट्रल बैंक का, 2 चेक है आईसीआईसीआई बैंक का। अब मान लीजिए आप वर्क कर रहे हैं मन्नापुरम गोल्ड में। अब मन्नापुरम गोल्ड का खुद का तो कोई बैंक है नहीं, मन्नापुरम गोल्ड कंपनी खुद तो कोई चेक इशू नहीं करती है, तो वो क्या करेगी, इन 6 चेक्स को लगाएगी इनके जो जो भी नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ पे ये चेक को जमा कर देंगे। ये जितने भी चेक्स जमा होंगे इनका जो टोटल अमाउंट होता है, जैसे मान लीजिए 2 चेक एसबीआई में जमा हुआ है, उसका टोटल अमाउंट 1 लाख रुपए है, तो जो बैंक है यानी कि एसबीआई है वो ये 1 लाख रुपए ईसीएस डेबिट के थ्रू इस चेक को, अब उसको फिजिकली, अब ये चेक किसी भी ब्रांच का हो सकता है लोकल चेक हो जिस ब्रांच में जमा किया हुआ हो, ये वहाँ का चेक हो सकता है, या ये किसी बाहर के आउट स्टेशन ब्रांच का भी चेक हो सकता है। तो एसबीआई जो है वो ईसीएस फैसिलिटी का यूज़ करेगी। इसका प्रोसेस काफ़ी लंबा है, अगर आप बोलेंगे तो मैं कभी और किसी दिन डिस्कस करूँगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स चेक सेटलमेंट का प्रोसेस है। तो एसबीआई उस पर्टिकुलर ब्रांच से कंफर्मेशन लेगी, या आज के डेट में कंफर्मेशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बैंक उस पर्टिकुलर अकाउंट का डिटेल चेक करेगी और बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे पेमेंट करके आपके अकाउंट में यानी मन्नापुरम गोल्ड के अकाउंट में वो 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देगी। तो ये जो क्रेडिट फैसिलिटी है उसका यूज़ जनरली आज के डेट में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, जब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, जिस क्लियरिंग के लिए पहले फिजिकल चेक का यूज़ किया जाता था। आज के डेट में चेक को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, जिस ब्रांच में वो चेक जमा हुआ है उसी ब्रांच में उस चेक को रिकॉर्ड करके रख लिया जाता है। उसको अलग से पर्टिकुलर जिस बेस ब्रांच का वो चेक है वहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पहले के डेट में गति बढ़ती थी। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से आप बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस्ड हैं। आप और हम आज की डेट में बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हैं। एक प्लास्टिक कार्ड इशू किया जाता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रिप होती है। उस स्ट्रिप में आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा, आपके अकाउंट का इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो है वो स्टोर होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा का यूज़ आप एक एटीएम पिन या पिन के सिक्योर्ड पिन या पासवर्ड के थ्रू करते हैं। जैसे ही आप अपना वो सिक्योर्ड पिन एंटर करते हैं, आप उस अकाउंट के
से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, आप उस अकाउंट के मोबाइल नंबर को ऑनलाइन मतलब एटीएम के थ्रू चेंज कर सकते हैं। आप उसमें से पैसा कैश के फॉर्म पे विड्रॉ कर सकते हैं। आप उस डेबिट कार्ड का यूज़ करके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं एटीएम के थ्रू, या फिर इलेक्ट्रॉनिक चैनल के थ्रू। आज के डेट में डेबिट कार्ड की डिटेल एंटर कर की जाती है, आपका सीवीवी नंबर लिया जाता है और पैसा आपके अकाउंट से डायरेक्ट होकर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अच्छा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में बेसिक डिफरेंस ये है कि डेबिट कार्ड जो है आपके पास जो एग्जिस्टिंग फंड है उसका यूज़ करने की फैसिलिटी आपको देती है। आपके अकाउंट में जितना पैसा है डेबिट कार्ड से आप उतना ही यूज़ कर सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड जैसा नाम बता रहा है आपको बैंक क्रेडिट फैसिलिटी देती है बेस्ड ऑन योर एलिजिबिलिटी। आपका अगर रीपेमेंट ट्रैक अच्छा है, आपकी एलिजिबिलिटी है, आप किसी न किसी वर्किंग प्रोफाइल में हैं जहाँ से आपका सोर्स ऑफ इनकम बैंक को शो होता है, उसके बेस पे बैंक एक लिमिट सेट करके दे देती है कार्ड पे। उस कार्ड का आपको यूज़ करके आप कहीं पे भी पेमेंट कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस ये होती हैं कि आपको एक लिमिटेड ड्यूरेशन में उस क्रेडिट फैसिलिटी का जो रीपेमेंट है वो करना होता है। यानी क्रेडिट कार्ड का बिल जब आता है, एक ड्यूरेशन मिलता है 10 दिन 20 दिन, उसके बाद उस ड्यूरेशन में आपको उस कार्ड का पेमेंट करना होता है। इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी मैंने आपको बताया ही कि यहाँ पे एक रेमिटेंस है जो नेपाल से इंडिया में या इंडिया से नेपाल में एनईएफटी के थ्रू किया जा सकता है। ये एक सिंगल मोस्ट कंट्री है वर्ल्ड में जहाँ पे इंडियन बैंकिंग सिस्टम का यूज़ करके आप डायरेक्टली 50,000 रुपये तक का पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और नेपाल में वो करेंसी वैलिड होती है। ठीक है, जो मैंने आपको इंडिया और नेपाल के बीच में जो हमारा करेंसी एक्सचेंज है उसके बारे में जो डिटेल्स बताई हैं, वो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे और नेपाल के बीच का जो ट्रेड रिलेशन है, या जो ये पेमेंट फैसिलिटी और सेटलमेंट फैसिलिटी का रिलेशन है। पर अभी जो है इसमें जो एक्चुअल फैसिलिटी आप यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि द फैसिलिटी वाज लॉन्च टू प्रोवाइड सेफ एंड कॉस्ट एफिशिएंट मैकेनिज्म टू लार्ज माइग्रेंट वर्कर फ्रॉम नेपाल टू इंडिया। जो नेपाल से इंडिया लोग आते हैं उनकी फैमिलीज ऑलरेडी नेपाल में होती हैं, तो वो लगभग 50,000 तक एक लिमिट उनको दे दी गई है। वो अपना पैसा एनईएफटी के थ्रू इंडिया के किसी भी बैंक से, किसी भी ब्रांच से नेपाल का जो बैंक है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये जो पैसा है वो सामने वाले नेपाली बैंक में उनकी फैमिली को नेपाली करेंसी में, नेपाली रुपी में कन्वर्ट होकर मिल जाएगी। और ये कन्वर्जन रेट नॉर्मल मार्केट रेट पे डिपेंड नहीं करता है, ये एक ट्रेड रेट इंडिया और नेपाल का सेपरेट है और ये उस पर डिपेंड करता है। आईएमपीएस की फैसिलिटी, आईएमपीएस और एनईएफटी या आरटीजीएस लगभग सेम पेमेंट फैसिलिटीज़ की तरह वर्क करती हैं। आईएमपीएस जो है उसको इनिशिएट करने का काम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने किया था, और इसका सबसे मेन मोटिव ये है इंस्टेंट पेमेंट। आप आईएमपीएस की फैसिलिटी यूज़ करते हैं तो डायरेक्टली बैंक, अगर आपके खाते में पैसा है तो आपका बैंक सामने वाली बैंक को, सामने वाली पार्टी को डायरेक्टली फ़ंड ट्रांसफ़र कर देती है। इसमें कोई क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होता है कि आपका नाम सही है या नहीं है, आपने जो अमाउंट भरा है वो वर्ड्स में और नंबर्स में बराबर है या नहीं है, जो कि चेक के पेमेंट के टाइम पे, आरटीजीएस के पेमेंट के टाइम पे, एनईएफटी के पेमेंट के टाइम पे क्रॉस चेक किया जाता है। अगर आपका अकाउंट नंबर आपको 2 बार भरने के लिए बोला जाएगा उस केस में, आरटीजीएस और एनईएफटी के चेक का जो फॉर्म होता है, आपको 2 बार वहाँ पे बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, उनका नाम, उनका आईएफएससी कोड डालना होता है। अगर वो 2 बार मेंशन किए हुए अकाउंट नंबर आपस में मैच नहीं करते हैं तो आपका
जो आरटीजीएस है वो रिजेक्ट हो जाएगा और वो फंड आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा, सामने वाले पर्सन के पास नहीं जाएगा। बट आईएमपीएस एक फास्ट फैसिलिटी है, यहाँ पे ये सारी डिटेल्स, नाम वगैरह सारी चीज़ें क्रॉस चेक नहीं की जाती। केवल इसमें अकाउंट नंबर जो है वो वैलिड होना चाहिए सामने वाले बैंक में। यानी अगर एसबीआई का जो अकाउंट नंबर है वो 12 डिजिट का है, आपने एक 12 डिजिट का नंबर एंटर किया, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेम, नाम में अगर वो सही हो या गलत हो, वो इंस्टेंटली आईएमपीएस हो जाएगा। अब आप अब बोलेंगे कि कल को अगर मैंने नाम कुछ और डाला है, मैंने सौरभ को पैसा ट्रांसफ़र किया था पर वो किसी और को ट्रांसफ़र हो गया है, अकाउंट नंबर दोनों अलग है, वो मैच नहीं हो रहे, ऐसे केस में आप केवल इसमें डिस्प्यूट रेज़ कर सकते हैं। आप अपने बैंक को एक कंप्लेन रेज़ करेंगे कि मैंने जो ट्रांसफ़र किया है वो गलत खाते में ट्रांसफ़र हो गया है। बैंक अपने एंड पे सेटलमेंट के लिए सामने वाले बैंक को रिक्वेस्ट कर सकती है, बट ऐसा कंपल्शन नहीं है कि ये पेमेंट अवेल किया जा सके। अच्छा, आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस में इनिशियली एक बेसिक डिफरेंस ये भी होता था कि आईएमपीएस की फैसिलिटी थी जो जब चालू की गई थी तो ये 24/7 स्टार्ट थी, स्टार्टिंग से ही 24 घंटे आप कभी भी किसी भी टाइम पे आईएमपीएस कर सकते थे। जबकि एनईएफटी और आरटीजीएस के लिए टाइम ड्यूरेशन सेट किया गया था, सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ही आप पहले एनईएफटी और आरटीजीएस कर सकते थे। अभी ये ड्यूरेशन चेंज हो गया है। फिलहाल आप कई कई जगहों पे आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से तो एनईएफटी 24 घंटे 24/7 एक्टिव हो गया है, बट कई बैंक्स अभी भी 12 घंटे का टाइम ड्यूरेशन देते हैं। इफ़ इन केस आप मान लीजिए जैसे सुबह बैंकिंग आवर 9 से 9, रात 9 बजे तक अगर आप नहीं कर पाते हैं, आप आज एनईएफटी करते हैं रात को 1 बजे, तो वो अगले दिन जो बैंकिंग आवर चालू होगा वो फंड उस टाइम पे सामने वाली पार्टी के अकाउंट में सेटल हो जाएगा। भले वो सामने वाली पार्टी को दिखा रहा हो उसके अकाउंट में वो पैसा आ गया है, ऐसा होता है। अगर आप अभी पेमेंट करेंगे रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे सेटलमेंट के टाइम पे वो उसके अकाउंट में पैसा शो करता है, बट जब वो विड्रॉल करने जाएगा तो जब तक एक्टिव बैंकिंग आवर चालू नहीं हो जाता है उस पैसे का सेटलमेंट फाइनल नहीं होगा, और तब तक उस पैसे का यूज़ वो कस्टमर सामने वाला नहीं कर सकता है, यूज़ नहीं कर सकता है, बट वो पेमेंट उसके अकाउंट में एक्टिवली शो होना चालू कर देगा। पॉस मशीन जो अदर फैसिलिटीज़ हैं उसमें एटीएम मशीन्स हैं, मोबाइल बैंकिंग सिस्टम है और पॉस है। बेसिकली आप एटीएम का यूज़ तो एक्टिवली करते ही हैं। पॉस मशीन का यूज़ है कि कोई एक आज के डेट में मार्केट में बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनीज़ हैं जो कि इस तरीके की मशीन्स बनाती हैं, पॉस मशीन्स बनाती हैं, उसके सॉफ्टवेयर्स डेवलप करती हैं और बैंक को के साथ टाई अप करके वो कस्टमर को फैसिलिटी देती है। ये जितने भी पॉस मशीन्स हैं जनरली किसी भी बैंक का वो नहीं होता है, वो कोई ना कोई थर्ड पार्टी कंपनी जो है उस पॉस मशीन का जो फैसिलिटी है, उसकी जो सिस्टम है उस पर वर्क करती हैं। बैंक का काम होता है कि वो जो पॉस टर्मिनल मशीन की कंपनी है उसका एक अकाउंट होगा हमारे साथ, अगर हम उसकी फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, हमारा बैंक उस पॉस मशीन को किसी भी मार्केट में किसी भी बिजनेस पर्सन को दे रहा है, तो उस पॉस मशीन कंपनी का अकाउंट हमारे बैंक के साथ होगा। उस पॉस मशीन में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे पहले वो पॉस मशीन कंपनी के अकाउंट में जाएंगे, वहाँ से वो हमारे अकाउंट में, यानी हमारा जो पॉस मशीन का अकाउंट है उसमें वो पैसा आता है, और वहाँ से जो भी जिस भी बिजनेस पर्सन ने उस पॉस मशीन को यूज़ किया लिया हुआ है, जो अपने शॉप पे या अपने कंपनी में उस पॉस मशीन को यूज़ कर रहा है, उसका जो करंट अकाउंट होता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो पैसा सेटलमेंट के बाद ट्रांसफ़र हो जाता है। इसका ड्यूरेशन 12 घंटे का है। एंड ऑफ द डे 12 बजे के बाद के जितने ट्रांजैक्शन है वो अगले दिन सेटलमेंट होंगे। 12 बजे
अगले दिन मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वर्किंग डे, 12 बजे के बाद 1 बजे का जो भी ट्रांजेक्शन है वो नेक्स्ट डे के 12 बजे के बाद सेटल होंगे। 12 बजे के पहले के जितने ट्रांजेक्शन्स हैं वो अगले दिन विद इन 12 आवर्स, यानी कि रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच में आपके खाते में जो भी जिसका भी पॉस टर्मिनल होता है, जिसका भी वो पीओएस मशीन होता है, जो कार्ड स्वैपिंग मशीन होती है, उसके ओनर के पास उसका जो पर्सन होता है उसके अकाउंट में चला जाता है बाय डिफॉल्ट। अच्छा, जो एटीएम मशीन होती हैं उसके भी कई टाइप्स होते हैं। बैंक का खुद का एटीएम होता है। आज के डेट में बैंक दूसरे बैंक्स के एटीएम से भी पेमेंट करती है, यानी आपका अकाउंट एसबीआई में है और आईसीआईसी में आपका पेमेंट, आपका जो बैंक है वो आईसीआईसी है और जो एटीएम है वो एसबीआई का है। तो आप आईसीआईसीआई बैंक का कार्ड लेकर एसबीआई के एटीएम से पेमेंट निकाल सकते हैं, या फिर आप उस एटीएम का यूज़ करके कहीं और अपना फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस केस में बैंकों का आपस में एक अकाउंट होता है, सेटलमेंट अकाउंट। कनेक्ट हो गया मुझे लग रहा है, एक सेकंड ना, उनका नेट चला गया, नेट नाम नहीं दिख रहा उनका। सर कनेक्ट हो गए, बस 1 मिनट ना वेट करिए।
सॉरी टीम, ये डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क इशू के कारण। सो मैं कंटिन्यू करता हूँ। पॉइंट ऑफ सेल्स और जो एटीएम फैसिलिटीज़ हैं, ये बेसिकली बैंक टू बैंक इनका आपस में एक ट्रांजेक्शन होता है। सबसे ज़्यादा आपकी क्वेरी, आपके पास कभी किसी कस्टमर की क्वेरी आएगी कि सर मैंने एटीएम से विड्रॉल किया था, मेरा पैसा नहीं आया है, मेरा अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, लेकिन जो मैंने विड्रॉल किया था वो एसबीआई के किसी एटीएम से किया था। आपको बहुत सारे ऐसे जनरल क्वेरीज आएंगी। आप रात को कभी कॉल आ सकता है कस्टमर का कि सर ऐसा ऐसा हो गया है, क्या करना है। या कभी आपके साथ भी अगर ऐसा हो कि आपका पैसा अगर फंस जाता है, पैसा नहीं निकलता है, अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है, और जनरली जैसा कि आधे एक घंटे में आ जाना चाहिए पेमेंट, जनरली तो इंस्टेंटली आ जाता है, पर अगर वो पैसा नहीं आता है तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन में एज अ बैंक पर्सन आपको पता होना चाहिए, या एज अ फाइनेंस पर्सन, कि इस केस में होता क्या है कि बैंक, सामने वाले बैंक आपसे कंप्लेन लेती है, और सामने वाले बैंक को वो जो कंप्लेन है उसके बिहाफ में अपना एक कंप्लेन रजिस्टर कराती है कि मैं आपके एक एटीएम ऐप से मेरा फंड कटा है, बट मेरी पार्टी को, मेरा जो कस्टमर है उसको वो पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। इसमें बैंक क्या करेगी? सामने वाला बैंक, यानी कि अगर मेरा अकाउंट आईसीआईसी बैंक में है, आईसीआईसी बैंक से एक कंप्लेन जाएगी एसबीआई के पास, डेली बेसिस पे एसबीआई और आईसीआईसी बैंक या किसी भी दो बैंक के बीच में डेली बेसिस पे एक सेटलमेंट जो है उसका प्रोसेस होता है एट द एंड ऑफ द डे। आज जितना पैसा हमारे एटीएम से निकला है एसबीआई के कस्टमर का, और जितना पैसा है, सेम उल्टा कि एसबीआई का कस्टमर है उसने आईसीआईसी बैंक से पैसे निकाले होंगे, तो उसका एक फाइनल रिपोर्ट जनरेट होता है, दोनों बुक्स में सेटलमेंट होता है, किसने कितना निकाला किसके बैंक से और किसने कितना दिया किसके बैंक को, कस्टमर वाइज। और आखिर में जो टोटल अमाउंट आता है वो बाय डिफॉल्ट डिफरेंस आ जाएगा। अगर मेरे अकाउंट से पैसे नहीं निकले हैं, मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए हैं लेकिन एटीएम से पैसे नहीं निकले हैं, तो एटीएम में उतना कैश हमेशा एक्सेस में पड़ा होगा, फिजिकल फॉर्म में वो पड़ा होगा। तो जब भी वो एटीएम ओपन होगा रिफिलिंग के लिए, तब उसमें उतना कैश बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस दिखेगा। जिसने भी रिफिलिंग की है वो जब एंट्री करेगा वहाँ पे रिफिलिंग के टाइम पे, तो वो उतने नोट एक्स्ट्रा वहाँ पे मेंशन कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट। उस एटीएम की जो भी बैंक है, यानी एसबीआई का एटीएम था, उसके पास वो डेटा चला जाएगा कि उसमें आप 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़े थे। वो 5,000 रुपये एसबीआई क्रॉस चेक करने के बाद आईसीआईसीआई बैंक के सेटलमेंट अकाउंट में, एटीएम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। उस एटीएम अकाउंट से वो पैसा दोबारा मेरे अकाउंट में वापस आ जाएगा। ये होता है एक सिंपल प्रोसेस जब भी एटीएम में पैसे का डिस्प्यूट होता है कि पैसा मैंने स्वैप किया, मैंने एटीएम स्वैपिंग की, बट मुझे कैश विड्रॉल नहीं मिला है। ठीक है, इस तरीके का इशू आपको हमेशा आएगा, तो आपको कस्टमर को बताना है, या आपको भी अगर कभी आपके साथ ऐसा हो तो आपको सिंपली ये ध्यान में रखना है कि आपको अपने बैंक में कंप्लेन करनी है। आप सामने वाले जिस एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं उससे कंप्लेन करने से आपको कोई रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा। आपका जहाँ खाता है, आपका जहाँ पे अकाउंट है, आप वहाँ पे कंप्लेन कीजिए। वो आपका कंप्लेन जो भी एटीएम कंपनी है, जो भी एटीएम की बैंक है, उसको रेज करके आपका पेमेंट सेटल कराने की कोशिश करेगी। और आपके नॉलेज के लिए भी, प्लस कभी आप किसी कस्टमर से डील करते हैं उसके नॉलेज के लिए भी, इसका जो टैट होता है, टैट वर्ड आप अगर बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर में हैं या कहीं पे भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हैं जहाँ पे आपका इस तरीके का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग जो क्वेरी रेज होते हैं, अगर आप एक सिम कंपनी में भी, किसी मोबाइल नेटवर्क कंपनी में भी काम कर रहे हैं, तो अगर कस्टमर कंप्लेन आता है, उस क्वेरी को, उस कस्टमर कंप्लेन को रिजॉल्व करने के लिए एक टर्न अराउंड टाइम होता है
जिसको शॉर्ट फॉर्म में टैट बोलते हैं, यानी कि उस कंप्लेन को रेज होने से लेकर उसको रिजॉल्व करने तक का जो ड्यूरेशन है, मैक्सिमम ड्यूरेशन, वो पहले से ही सेट होता है। तो इस तरीके के ट्रांजेक्शन का जो टैट है वो 14 से 21 दिन का है। अगर 21 दिन में आपको रेजोल्यूशन नहीं मिलता है, आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आता है, तो आप उस बैंक के अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। आप अपने बैंक में पहले कंप्लेन कीजिए। अगर 1 महीने तक आपका कंप्लेन नोटिस नहीं किया जाता है, तो आप 1 महीने बाद डायरेक्टली बैंकिंग ओम्बड्समैन में जाकर आपके जो बैंक है उसके अगेंस्ट आप एक प्रॉपर कंप्लेन रेज कर सकते हैं फॉर सेटलमेंट ऑफ दैट पेमेंट। ठीक है। अच्छा, सर इस जी बताइए। सर अगर पासबुक पे एंट्रीज ना हो तो वो क्यों होता है? पासबुक में एंट्रीज ना हो मतलब किस तरीके की एंट्रीज आप पूछ रहे हैं? सर मतलब अकाउंट में मतलब पैसे हैं और उसमें जो एंट्रीज होती हैं मशीन में हम्म, वो नहीं हो रही है, पासबुक मतलब डाल रहे हैं, तो ये क्यों होता है? कि कोई एंट्री दिखा नहीं रही है यस आपके, सर, यस सर। आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है वो एंट्री नहीं शो कर रही है आपके उसमें। ठीक है, जनरली इस तरीके का प्रॉब्लम कई बार आता है। बैंक, जो बैंक का सिस्टम है वो टेक्निकल सिस्टम है, यानी कि जो भी चीज़ें हैं वो सिस्टम पे हैं, ऑनलाइन है, कहीं ना कहीं उसका डेटा है, कहीं पे उसका रिकॉर्ड ऑलरेडी स्टोर्ड है। ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि बैंक का जो सिस्टम है वहाँ से डेटा रिट्राइव नहीं होता है, क्योंकि ये सारा जो बैंकिंग चैनल है, जैसे एसबीआई का अपना एक नेटवर्क है, वो नेटवर्क जो है वो इंटरनेट पे काम कर रहा है। आपने पासबुक एंट्री के लिए डाला, पर आपका जो डेटा है वो हो सकता है किसी टेक्निकल रीज़न से या तो गलत दिखा रहा हो, जो कि हालांकि बैंकिंग का जो नेटवर्क है बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, बहुत ज़्यादा उसकी सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा वर्क किया जाता है। बट कई बार ऐसा होता है कि आपके खाते में 10,000 रुपये पड़े हैं, आपने एंट्री कराई तो आपके अकाउंट में कोई दूसरा ट्रांजेक्शन दिख रहा होगा। आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए दिख सकता है, आपके अकाउंट में 500 रुपये दिख सकता है। ये टेक्निकल एरर होता है, जिसके लिए आप कंप्लेन करेंगे तो इसका भी जो टैट है वो 14 दिन का होता है। 14 दिन के अंदर आपके अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन डिटेल है उसको क्लियर करके बैंक आपका सही सही स्टेटमेंट आपको अपडेट करेगी। ठीक यस है। सर, यस सर। तो ये टेक्निकल इशू जनरली होता है, इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके अकाउंट से पैसे नहीं, हाँ इफ इन केस पैसे निकले, सच में निकले होंगे किसी न किसी तरीके से। मान लीजिए कि अ, किसी ने बाय डिफ़ॉल्ट आपके अकाउंट को कहीं न कहीं से हैक करके पैसा निकाल लिया होगा, इल्लीगल जो ट्रांज़ैक्शन हो गए होंगे, उसके लिए फिर वो सेपरेट आपको कंप्लेन रेज़ करना होगा, जहाँ से आपको जो बैंक है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू ही रेज़ोल्यूशन देगी। वो एक अलग इशू होता है जिसको अलग तरीके से डील किया जाता है। दोनों चीज़ें अलग हैं। अगर पासबुक में नॉर्मल प्रिंटिंग नहीं आ रही, ये केवल टेक्निकल इशू है। पर अकाउंट में सच में पैसे इधर उधर हुए हैं, पैसे कट गए हैं, वो आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इशू है। इसके लिए प्रॉपर आप कंप्लेन रेज करेंगे और बैंक उसको क्रॉस चेक करके आपको रेजोल्यूशन देगा। ठीक है। यस सर। इसमें एक चीज़ और आपको जनरली दिखेगा, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल बताया कि एटीएम से आपके पैसे निकले नहीं, लेकिन अकाउंट से पैसे कट गए। दूसरा, कई बार आपको ऐसा इशू आएगा कि कहीं से आपका पेमेंट आया है और वो पेमेंट आपके खाते में शो तो कर रहा है, लेकिन आप उस पैसे को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। अक्सर ऐसा होगा कि आपने कहीं से पैसा मंगाया है किसी इमरजेंसी में, लेकिन आप उस पैसे को यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में जो मैंने अभी आपको बताया था, सेटलमेंट का एक टाइम होता है। ऐसे केसेस में वो सेटलमेंट नहीं हुआ होगा आपके अकाउंट में, तभी शो कर रहा होगा। एक, आप अगर उसमें थोड़ी देर वेट कर लेंगे, या आप अपने कस्टमर को, जो भी कंसर्न पर्सन है, उनको अगर आप इन्फॉर्म करते हैं कि नहीं आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए,
तो जनरली ऐसे केसेस में पैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपके अकाउंट में आ जाते हैं। वो सेटल होते ही आपको पैसा शो भी करेगा और आप उसको एक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन किसी के माइंड में हो तो? सर, एक बैंक एटीएम से दूसरे बैंक के एटीएम मशीन से हम पैसा निकालते हैं तो कुछ चार्ज कट जाता है, तो उसका मतलब कहाँ यूज करता होगा? ठीक है। चार्ज जो कटता है एग्जैक्टली उसमें आप क्या जानना चाहती हो? पैसा कहाँ यूज होता है या वो क्यों कटता है, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, वो कहाँ यूज होता है? बैंक उसको मतलब किस तरीके से वो अपना प्रॉफिट के रूप में लेता है या फिर कहीं इन्वेस्ट कर देता है? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है मंजू। आप देखिए, जब आप कभी बैंक के ब्रांच जाते हैं तो आपको वहाँ 2-3 स्टाफ मिलेंगे। बैंक का अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है? जिस पे बैंक पहले खर्चा करती है, इन सब स्टाफ को सैलरी देना, ये सारी चीज़ें बैंक कहाँ से बेयर करती हैं? जो इंटरेस्ट वो गेन करती हैं लोन वगैरह देके वहाँ से। तो वैसे ही जो एटीएम है, एटीएम में भी सेम फैसिलिटी दी जाती है जो बैंक के कैश काउंटर में आपको मिलती है। यानी कि आप जाएंगे, एटीएम स्वैप करेंगे, तो वहाँ से आपको पेमेंट मिल जाएगा। यानी एक मशीन लगी हुई है जिसका खुद का अपना एक खर्च होता है। एटीएम मेंटेनेंस के लिए एक एसी लगा है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टिंग है, सॉफ्टवेयर अवेल करने की एक कॉस्टिंग है, ठीक है? तो बैंक जनरली क्या करती है कि अपने उसकी जो कॉस्टिंग होती है, वो पैसा कहीं न कहीं से बैंक को जब वो सर्विस दे रही होती है तभी उसको प्रोवाइड तभी वो कहीं न कहीं कस्टमर से लेती है। तो मान लीजिए मेरा या आपका जो वो एटीएम कार्ड है, वो एचडीएफसी बैंक का है। आप एचडीएफसी बैंक के एटीएम पे जा रहे हैं, आपका होम ब्रांच है, होम बैंक है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट उस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। एटीएम से आपको कई बार लिमिट ज़्यादा भी मिलते हैं, 5 ट्रांज़ैक्शन, कई जगह कई बैंक्स में 10 ट्रांज़ैक्शन आप फ्री ट्रांज़ैक्शन कर लेते हैं। उसके बाद आपका खुद का बैंक भी आपसे चार्ज लेता है। सेकंड, आप किसी भी दूसरे बैंक के एटीएम पे जाते हैं, तो उस बैंक के एटीएम में आपका टोटल 5 ट्रांज़ैक्शन होने के बाद ₹22, ₹23, कहीं ₹17 काटता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपका एटीएम अगर एसबीआई का है, आप आईसीआईसी बैंक के एटीएम पे पैसा निकालने जा रहे हैं, तो आईसीआईसी बैंक वाला कुछ ना कुछ तो चार्ज करेगा एसबीआई को, फ्री में तो सर्विस देगा नहीं। तो जो आईसीआईसी बैंक वाला एसबीआई बैंक को चार्ज करेगा, एसबीआई वो पैसा कहाँ से लाएगी? कस्टमर के थ्रू ही लाएगी। इसलिए एसबीआई जो है आपके अकाउंट में वो एटीएम ट्रांजैक्शन का चार्ज काटेगी। ₹100 पे ₹12 काटेगी, या ₹1000 भी वो 12 ही काटेगी। यानी एक जो नॉमिनल ट्रांजैक्शन चार्ज होता है, वो ट्रांजैक्शन चार्ज आपसे लेकर वो सामने वाले जो एटीएम के बैंक है उसको पेमेंट करेगी। प्लस आपका ही बैंक आपको क्यों चार्ज करता है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि उस एटीएम को फैसिलिटी देने के लिए भी जो चार्ज लगते हैं, जो खर्च आता है बैंक को, उसको भी वो कहीं ना कहीं आपसे ही बियर करता है। इसलिए वो एटीएम चार्ज के रूप में आपसे वो फंड वसूला जाता है। उस पैसे का कहीं पे भी कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस नहीं होता है। उस पैसे का 1 टू 1 पर्पस केवल और केवल आपको प्रोवाइडेड जो सर्विस है, उस सर्विस को का जो चार्ज है उसको गेन करना है। ठीक है? जी सर। अच्छा, सेकंड, इसमें आप ये भी बोल सकते हैं कि जब आप बैंक जा रहे हैं तब तो आपके अकाउंट में कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि मैं एटीएम से पैसा निकाल रहा हूँ तो बैंक में भी तो बैंक चलाने का भी तो पैसा लगता है, तो वहाँ क्यों नहीं काटा जाता है? देखिए, बैंक चलाने के लिए जो चार्जेस हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे वैसे भी ले लिया जाता है। कल को आप कोई लोन ले रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उस लोन में आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वही बैंक की इनकम है। पर एटीएम में ऐसा फैसिलिटी नहीं होता है। एटीएम सेपरेटली
एज अ पर्सन काम कर रहा है। अगर आप एटीएम को एक आदमी मान के चले, एक इंसान मान के चले जो कि आपको सर्विस दे रहा है, तो एटीएम जो पैसा है उसके पास वो आपको लोन के तौर पे कभी नहीं दे सकता है। वो जो पैसा आपके अकाउंट में है वही पेमेंट कर रहा है। तो एटीएम के पास अपना कोई ऑप्शन नहीं होता है आपसे इंटरेस्ट के फॉर्म में अपना पैसा वसूलने के लिए, अपना जो वर्किंग कॉस्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए। इसलिए एटीएम में आपसे डायरेक्ट चार्ज ले लिया जाता है। जबकि बैंक में जब आप कैश विड्रॉल करने जाते हैं तो वहाँ पे आपसे डायरेक्ट चार्ज नहीं लिया जाता है। इनफैक्ट आपकी जगह पे कल को अगर कोई दूसरा कस्टमर लोन लेगा तो उससे वो इंटरेस्ट गेन करके बैंकिंग की फैसिलिटी को कंटिन्यू किया जाएगा। कोई और क्वेश्चन किसी का? अच्छा, आप लोगों में से यूपीआई अभी कितने लोग यूज कर रहे हैं? आई गेस मैक्सिमम लोग कर ही रहे गूगल होंगे। यूपीआई फैसिलिटी जो आप या हम आज के डेट में एक्टिवली यूज कर रहे हैं, ये सबसे लेटेस्ट फॉर्म है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में जो कि यूज किया जा रहा है फॉर पेमेंट फैसिलिटी। अच्छा, मैं आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज़ बताता हूँ। आज के डेट में जो इंडिया में ये पेमेंट या सेटलमेंट की फैसिलिटी यूज़ की जाती है, आपको ये जान के मतलब अच्छा भी लगेगा और आप लोगों को प्राउड फील होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि जो बैंकिंग फैसिलिटी, जो सिस्टम है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी आज के डेट में हम हमारे सेटलमेंट और पेमेंट फैसिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, दिस इज़ अमॉन्ग द बेस्ट और द क्या बोल सकते हैं, मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, बैंकिंग टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन ओवरऑल बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। जो इंडिया में फैसिलिटी यूज़ हो रही हैं, चाइना में पेमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, कुछ मलेशियन जो अपने साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं, कुछ मलेशिया में है, ये कुछ ऐसी एडवांस कंट्रीज़ हैं बैंकिंग सेक्टर पेमेंट के नाम पे, जहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। यानी कि हमारी जो बैंकिंग टेक्नोलॉजी है वो एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़, एज़ कम्पेयर टू अमेरिका, एज़ कम्पेयर टू जो बाकी गल्फ कंट्रीज़ है, उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। इनफैक्ट जो यूपीआई फैसिलिटी मैं आपसे बात कर रहा था, ये जो यूपीआई है ये यूनिकली डिज़ाइंड है इंडियन मार्केट के लिए, इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए। यूपीआई फैसिलिटी जैसा स्ट्रॉन्ग, सिक्योर्ड और एडवांस सिस्टम एज़ कम्पेयर टू यूपीआई अभी दूसरे बैंकिंग सिस्टम्स में नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके पास सेपरेट सिस्टम नहीं है जो एडवांस नहीं है। हमारा जो यूपीआई सिस्टम जो हमने डेवलप किया है कि मोबाइल नंबर के बेस पे हम अकाउंट वेरीफाई करेंगे, हम मोबाइल नंबर के बेस पे कस्टमर का प्रोफाइल बना लेंगे। आप खुद ही समझिए कि आज के डेट में मोबाइल नंबर से आपका पूरा डेटा निकाल के आपका अकाउंट भी जो है वो हैक करके पैसा निकाला जा सकता है। पर ये जो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम बनाया गया है, डिस्पाइट ऑफ ऑल ड्रॉबैक्स, अभी आप लोग एक वेब सीरीज़ देख रहे होंगे जमतारा करके, अगर किसी ने देखा होगा या उसका एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, वहाँ पे इन्हीं बैंकिंग फ्लॉज का यूज़ करके, इसमें जो लूप होल होता है बैंकिंग सिस्टम में, उसी का यूज़ करके धड़ल्ले से फ्रॉड हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो फ्रॉड्स दूसरी कंट्रीज़ में दूसरे पेमेंट सिस्टम्स पे अभी हो रहे हैं, उसके कंपैरिजन में इंडिया में जो ये फ्रॉड्स हैं एज कम्पेयर टू सिक्योरिटी वाइज, कि
सिक्योरिटी ही कम दी गई तो फिर फ्रॉड तो होंगे ही ना। तो एज कंपेयर टू दूसरे बैंकिंग चैनल्स, दूसरी देश की जो फाइनेंशियल सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, उसके कंपैरिजन में हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है बहुत तेज है, बहुत एडवांस है, बहुत शार्प डेवलपमेंट इसमें होते हैं। इनफैक्ट ये जो रोबोटिक्स बैंकिंग का जो अभी ट्रेंड चल रहा है, आप लोगों में से कई लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा कि बैंक जो है वो रोबोट चला रहा है। किसी को आइडिया है इसके बारे में? सौरभ, आपने कभी देखा है इस टाइप का कोई वीडियो ऑनलाइन? हाँ, अभी आईआईटी मुंबई भी आई हुई थी ना, वो रोबोट जो लेके आए थे उसको। एग्जैक्टली तो ये जो रोबोटिक बैंकिंग है, अभी इंडिया में आईसीआईसीआई बैंक ने चालू किया था लास्ट ईयर। रोबोटिक बैंकिंग की शुरुआत इंडिया में भी हुई है, और इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्री जो इस तरीके की फैसिलिटी यूज़ कर रही है। चाइना में रोबोटिक बैंकिंग है, जापान ने टेस्टिंग की थी इसकी, टेस्ट बेस पे 1-2 ब्रांचेस हैं अभी भी वहाँ पे जो वर्क कर रही हैं। इंडिया में आईसीआईसीआई बैंक ने रोबोटिक बैंकिंग की शुरुआत की थी लास्ट ईयर 2018 में, पोस्ट डिमोनेटाइजेशन उन्होंने रोबोटिक बैंकिंग फुली फ्लेज रोबोटिक ब्रांच ऑपरेट किया था मुंबई में, उनके कांदीवली ब्रांच में। और उनका जो होम ब्रांच है मुंबई का, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, वो ब्रांच का एक सेगमेंट है जो फुली फ्लेज्ड है। प्लस इंडिया में जो करेंसी चेस्ट होते हैं, आपको इसके बारे में भी नॉलेज में थोड़ा सा दूंगा बाद में, कि जो इंडिया में पैसे होते हैं जब वो आरबीआई से प्रिंट होकर बैंकिंग सिस्टम में आते हैं, तो आरबीआई उन्हें कहाँ पे स्टोर करती है, क्या तरीका है उसको स्टोर करने का, वो बैंक में कैसे आता है। मैं बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन इसको आगे आपको दे दूंगा, ताकि आपको भी आगे नॉलेज रहे कभी आप फाइनेंस सेक्टर में वर्क करते हैं तो ये इंडियन करेंसी चेस्ट जो होते हैं, जहाँ पे ये पैसे आते हैं आरबीआई से, आरबीआई का करेंसी का चेस्ट होता है जहाँ पे ये पैसे रखे जाते हैं। ऑलमोस्ट इंडिया के जो मेजर बैंक्स हैं, एसबीआई हो गया और आईसीआईसीआई हो गया, आरबीआई के खुद के जो करेंसी चेस्ट होते हैं वहाँ पे हैं। आज के डेट में धीरे धीरे रोबोटिक मैनेजमेंट चालू हो गया है। रायपुर का जो ब्रांच है, करेंसी चेस्ट है आईसीआईसीआई बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो करेंसी चेस्ट है, ये फुली फ्लेज्ड रोबोटिक करेंसी चेस्ट है। यानी यहाँ पे जो पैसे की देखरेख होती है, उसका जो बंडलिंग होता है, उसको पैकेट बनाया जाता है, वो कम्प्लीटली रोबोटिक फैसिलिटी पे वर्क करता है। वहाँ पे नॉर्मल आपको वर्कर भी आपके जो स्टाफ हैं वो भी मिलेंगे, बट आज के डेट में उनका जो नोट का पैकेजिंग का काम है, उसको बंडल बना के एक जगह से दूसरी जगह भेजने का जो काम है, वो बाय डिफ़ॉल्ट अभी भी जो स्टार्टअप हुआ है वो रोबोट्स के थ्रू, मशीन्स के थ्रू हो रहा है। एग्जैक्टली रोबोट्स तो नहीं है, बट पैकेजिंग मशीन जो है, जो पहले आदमी बैठा रहता था, एक स्टाफ लगता था जो उस पर रिबन लगाता था, मशीन के थ्रू रिबन पैकेटिंग करता था, उसको जो रस्सी बांधने का काम है पैकेट्स पे वो करता था। बाद में स्ट्रिप्स आने लग गई, जैसा जो कार्टून पैक करने के लिए स्ट्रिप आता है, वैसी मशीन्स आने लगी। आज के डेट में उसको कुछ नहीं करना है, वो एक बोरे में अगर नोट भर के लाए और उस मशीन के अंदर में फेंक दे, तो मशीन उसको अपने हिसाब से पहले तो उसकी फेसिंग करेगी, यानी गांधी जी सारे एक तरफ होंगे, 100 के नोट एक सेक्शन में रहेंगे, 500 का नोट अगर उसमें गलती से चला गया तो 500 का नोट बाय डिफ़ॉल्ट वो मशीन चेक करके बाहर रिजेक्ट करके निकाल देगी। केवल 100 के बंडल्स बनाएगी, एक फॉर्मेट में बनाएगी, उसकी शेपिंग प्रॉपर रखेगी। 100 का पैकेट बनेगा कि एक बंडल में केवल 100 नोट हैं, और 100 के 10 बंडल बनेंगे। 10 बंडल को प्लास्टिक रैपिंग करेगा मशीन, और उसके बाद वो 10 बंडल का जो पैकेट है वो बाहर निकाल के दे देगा।
ये सारा काम आज के डेट में रोबोटिक फैसिलिटी से यही रायपुर में हो रहा है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी अगर आप में से कोई रायपुर विजिट करता है, आप मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको अगर प्री इंफॉर्मेशन देकर एक उनसे टाइमिंग लेकर हम वहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं और उनसे ऑफिशियल परमिशन लेकर फॉर स्टडी पर्पस या इस तरीके के पर्पस के लिए। कभी भी आप में से अगर कोई प्लानिंग बनती है आपके तरफ से या सौरभ आप कभी करते हैं इस तरीके का अरेंजमेंट, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो रोबोटिक जो फैसिलिटी है वो बिल्कुल विजिट करवाया जाए एज ए स्टूडेंट पर्पस, एज ए नॉलेज पर्पस। ठीक है, श्योर इसके देखते हैं तो कैसे कर सकते हैं। जी नहीं, अगर कोई 1 to 1 भी कभी देखना चाहे तो अगर मुझे एडवांस में बता देगा, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी वर्कड इन ICICI बैंक, तो मैं उसको बिल्कुल अरेंज करा सकता हूँ फॉर नॉलेज पर्पस अगर कोई भी देखना चाहे। और इनफैक्ट अगर कोई 1 to 1 भी जाता है तो उन्हें वहाँ पे जो गेट है वहाँ से एक अपॉइंटमेंट लेना होता है। मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बस बता रहा हूँ, अगर कोई 1 to 1 भी देखना चाहे तो उन्हें ऑफिशियली अपॉइंटमेंट लेना होता है वहाँ से, तो उसके बेस पे एक डेट उनको मिल जाएगा कि आप इस डेट को आकर देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको कोई ग्रुप से जाना है या कैसे भी जाना है, आपके नॉलेज के लिए बस बता रहा हूँ कि कभी भी कोई भी जा सकता है और अपॉइंटमेंट लेकर वो फैसिलिटी खुद से भी देख सकता है। जितिन, बिल्कुल आपको ICICI बैंक में जॉब मिल सकती है। आप अपना ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट कर लिया है या अंडर ग्रेजुएशन में हैं आप, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए। आप उसके वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे उनके प्रोग्राम्स मिलेंगे ICICI बैंक के। जूनियर लेवल टू एग्जीक्यूटिव लेवल उनका प्रोग्राम होता है, जो कि ऑफिसर ग्रेड यानी सेल्स ऑफिसर ग्रेड से लेकर डिप्टी मैनेजर ग्रेड तक के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए ICICI बैंक का भी जॉब प्रोफाइल है। आज के डेट में लगभग सारे बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स ने चालू किया हुआ है। HDFC बैंक का अपना एक सेपरेट प्रोग्राम है जो कि आप उसके वेबसाइट पे देख सकते हैं। वहाँ पे आपका एक नॉमिनल टेस्ट होता है। ICICI बैंक का अपना एक सेपरेट टेस्ट है। उसके अलावा ICICI बैंक का पहले ITM यूनिवर्सिटी के साथ एक कोलैबोरेशन है यहाँ पे रायपुर में। अगर कोई एज अ सेल्स ऑफिसर, सेल्स प्रोफाइल में कोई इंटरेस्टेड है, अगर वो ज्वाइन करना चाहे तो जी, तो सिविल लाइन में ICICI बैंक का हेड ऑफिस है, वहाँ आप विजिट कर सकते हैं अपना रिज्यूमे लेकर। सिमिलरली HDFC बैंक का शंकर नगर में एक ब्रांच है और सुंदर नगर में हेड ऑफिस है। एक्सिस बैंक का भी रायपुर में जो हेड ऑफिस है, या आप लोग अभी जिस लोकेशन पे भी हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं बैंकिंग में, स्पेशली बैंकिंग सेल्स में, एज अ फ्रेशर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो मेरा आपको एक सजेशन होगा कि आप अपनी बैंकिंग नॉलेज को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखिए, ताकि आपको जो थियोरेटिकल नॉलेज है, क्योंकि मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आप लोगों के पास प्रैक्टिकल नॉलेज हो, आपको सब चीज़ें आती हों, या मैं और सौरभ आपके लिए अगर ये एक्सपीरियंस आपको ये ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड भी करते हैं, तो भी जब आप बैंक में जाएंगे तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपने पहले कभी वर्क किया है बैंकिंग या फाइनेंस के सेक्टर में। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपना बैंकिंग नॉलेज अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखते हैं, वो आपसे जो बेसिक एक फ्रेशर से क्वेश्चन किया जाता है वो किया जाएगा आपसे। अगर आप वो क्वेश्चन सेटिस्फैक्टरीली आंसर करते हैं तो आज के डेट में बैंकिंग सेक्टर में खुद स्मार्ट और नॉलेजेबल पर्सन का इन छत्तीसगढ़, स्पेशली मैं छत्तीसगढ़ लोकेशन के लिए बोलूँगा कि अच्छे ट्रेंड बैंकिंग एम्प्लॉयज़ मिलना बहुत मुश्किल है। बैंकिंग एम्प्लॉयज़ मिल रहे हैं बट उनको उनका लेवल ऑफ नॉलेज वैसा नहीं होता है। तो इफ़ इन केस आप थोड़ी सी भी मेहनत करें, आप केवल ऑनलाइन भी अगर अपनी तैयारी अच्छी रखें, आप प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छा नॉलेज रख लें,
किस तरीके का प्रोडक्ट होता है। आप केवल कुछ मत करिए, आप ऑनलाइन भी नहीं पढ़ना चाहें, जिनसे आप जानते हैं जो बैंकिंग इंडस्ट्री में है, उनसे उनके प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए। कोई होम लोन में काम कर रहा है, उससे होम लोन के बारे में बात करिए, ठीक है। सो आप लोग केवल जो ये प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पे भी अपना इंटरव्यू अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। और स्पेशली जब मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं यही जानने की कोशिश करता हूँ दो चीज़ें। अगर वो फ्रेशर है तो कोशिश ये करता हूँ कि कितनी इजीली मैं उसके रिक्रूट करने के बाद चीज़ें सिखा सकता हूँ या नहीं। तो अगर आपको ऑलरेडी कोई नॉलेज होगा जिसे मुझे केवल ऐड ऑन करना है, आगे बढ़ाना है, तो मेरे लिए भी इजी होगा और आपके लिए भी काम करना इजी होगा। तो अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो आप उस एक्सपीरियंस को ब्रश अप करिए। आपने अगर ऑफिसर लेवल पे काम किया है तो कोशिश करिए कि जब आप इंटरव्यू दें तो आपका नॉलेज सीनियर ऑफिसर लेवल पे, असिस्टेंट मैनेजर लेवल का एक्सपीरियंस आपको हो गया हो उस समय तक। अगर आपने 6 महीने भी कहीं काम किया है तो कोशिश करते रहिए कि आप जिस प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं उससे एक ऊपर के प्रोफाइल का जिस समय आपको नॉलेज हो जाएगा, आप बाय डिफ़ॉल्ट अपना जो रिज्यूमे है वो कहीं पे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वो आपसे आपके एक्सपीरियंस तो पूछेगा ही पूछेगा, प्लस वो ये जानने की कोशिश करेगा कि आपने इस समय कितना कुछ गेन किया है। एज एन बैंक ऑफिसर आपने ज्वाइन किया तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप असिस्टेंट मैनेजर का वर्क करके दें उसे। एक स्मार्ट लेवल जब भी आप तैयारी करके रखेंगे, आपका ना इंटरव्यू कहीं कोई रोक सकता है, ना आपका रिक्रूटमेंट कहीं कोई रोक सकता है। और रही बात एज अ फ्रेशर, तो आप कोशिश करिए कि एंट्री लेवल्स के अभी जो ये चैनल्स हैं, जैसे आईसीआईसी बैंक में आईटीएम यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन है, आप अपने लोकल ब्रांच में जाइए, रिज्यूमे सबमिट करिए, स्पेशली अपने इन कोर्सेज को मेंशन करिए अपने रिज्यूमे में कि मैंने बैंकिंग चैनल का ये कोर्स किया हुआ है और मुझे प्रैक्टिकली इन चीज़ों के बारे में ऐसा ऐसा नॉलेज है। कोई भी आप प्रोडक्ट पकड़ सकते हैं, आप केवल होम लोन पकड़ लीजिए, आप होम लोन का अच्छा बेसिक नॉलेज अच्छे से ले लीजिए। आप पर्सनल लोन प्रोडक्ट समझ लीजिए, उसके बारे में एक अच्छा नॉलेज ले लीजिए। आप कुछ नहीं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जो प्रोडक्ट होता है बैंक का, जो बेसिक प्रोडक्ट है वो समझ लीजिए और इंटरव्यू के लिए चले जाइए। मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि 90% चांसेस हैं कि अगर आप उनको प्रैक्टिकली समझा पाएँ कि आपको पता है कि भाई सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए क्या दिक्कतें आती हैं, करंट अकाउंट ओपन करने के लिए क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ देती हैं बैंक इनमें, क्या डिफरेंस है दोनों में, और इन प्रोडक्ट्स का एक्टिवली मार्केट में आप क्या मतलब सेल आउट दे सकते हैं ब्रांच को, कि ब्रांच को बेनिफिट आपके ज्वाइन करने से क्या है। अगर आप इतनी चीज़ें भी बता देते हैं तो भी इजीली आपका सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर थोड़ा रूरल बैकग्राउंड में हैं, आपकी स्कूलिंग हिंदी मीडियम में हुई है। जब जब मेरे समय में था, हमारे साथ कई लोग ऐसे थे जिनकी हिंदी मीडियम स्कूलिंग थी। जैसा मुझे पूछा गया है अभी कि इंग्लिश आना कंपलसरी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपका वे ऑफ टॉकिंग। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात करेंगे, सौरभ मुझसे बात करते हैं, हम हिंदी में बात करते हैं ना। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इंग्लिश में बात करनी है। इनफैक्ट सिंपल सी चीज़ है यार, मैं नॉर्मल भी आपसे बात करूँ, आप जब ब्रांच जाते हैं तो आप कौन से बैंक में आप इंग्लिश में बात करते हैं, आपसे स्टाफ भी हिंदी में बात करता है, आप उससे हिंदी में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो अगर आप अपने नॉलेज को बस दिखा पाए कि नहीं भैया, आप एक जो कस्टमर आ रहा है वो 1000 प्रकार के सवाल आपसे पूछ सकता है। पहले आपसे सेविंग अकाउंट के बारे में पूछेगा, धीरे से म्यूचुअल फंड के बारे में पूछ देगा कि सर म्यूचुअल फंड का क्या चल रहा है,
होना चाहिए कि जब आप उससे बात कर रहे हो तो उसको ऐसा ना लगे अरे यार बंदे को तो कुछ आता नहीं है, छोड़ो ब्रांच मैनेजर से बात कर लेता हूँ। समझ गए? वैसे ही जब आप ब्रांच मैनेजर से इंटरव्यू देने जाएंगे तो उसको ऐसा ना लगे ना यार कि बंदे को लूंगा फिर मैं ही सिखाऊंगा, मैं ही समझाऊंगा, सारी चीजें मैं ही बताऊंगा, तो फिर मैं लूं क्यों। तो जब अभी आप ये कोर्सेज कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा मीडियम है कि आज के डेट में आपके पास ये ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है। जब हम ज्वाइन कर रहे थे तो ऐसे कोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, हमें फील्ड पे वर्क करना पड़ रहा था। रही बात अ, अभी आप अगर इंटरव्यूज वगैरह हैं या नहीं है, आप लोग सारे लोग अपने एक तो जो जॉब प्रोफाइल्स होते हैं ना, जॉब सर्च की जो साइट्स हैं, naukri.com या इस तरीके की जो साइट्स हैं, वहाँ पे अपना एज अ फ्रेशर अपना एक प्रोफाइल बनाइए, रेज्यूमे अपलोड करके रखिए। वहाँ पे फ्रेशर्स के लिए मंथली बेसिस पे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके लोकेशन वाइज मंथली बेसिस पे बैंकिंग के जॉब्स निकलते हैं, फाइनेंस सेक्टर के जॉब निकलते हैं। आप इंटरव्यूज़ दीजिए, अगर आपको लगता है कि कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप अगर कोई लोकल कलीग हैं उनसे हेल्प लीजिए। आप अगर आगे हम टच पे रहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे 1 to 1 कॉल कर सकते हैं कि ये इशू आ रहा है, मेरा इंटरव्यू नहीं निकला है। मैं बिल्कुल इस पे आपकी हेल्प कर सकता हूँ आगे फ्यूचर उसके लिए भी। इंटरव्यू क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप सिस्टमेटिकली उसका प्रिपरेशन करते हैं। स्पेशली बैंकिंग चैनल में आपको बेसिक नॉलेज है तो कोई भी ब्रांच मैनेजर, कोई भी एचआर मैनेजर आपके उस नॉलेज पे आपको जो बेसिक प्रोफाइल्स हैं उसमें एंट्री अभी फ़िलहाल तो आपको बड़े आराम से मिल सकती है। और बैंक में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, केवल एटीएम में पैसा भरने के लिए भी 4 स्टाफ होते हैं। तो ऐसा तो है ही नहीं कि बैंकिंग में आपके पास जॉब नहीं होगी। आप अगर सही अप्रोच से अप्लाई करते हैं तो इस समय छत्तीसगढ़ में जो एक प्रॉपर कंपनी वाइज जो आपको प्लेटफॉर्म मिल सकता है वो किसी भी बैंक या फाइनेंस कंपनी से या इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी से आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से आपने सुना होगा कि बाहर सॉफ्टवेयर कंपनीज चलती हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती हैं, टीसीएस है, विप्रो है, उनके नीचे और छोटी कंपनी, उसके नीचे और कई छोटी कंपनीज होती हैं, तो वो काफ़ी फैसिलिटीज़ देती हैं, आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन होता है। वैसे ही छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो या तो यहाँ पे प्रोडक्शन की कंपनियाँ हैं या तो फिर इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियाँ हैं। इसके अलावा कोई एक प्रॉपर सेक्टर है जो कि छत्तीसगढ़ में इस्टेब्लिश्ड है तो वो बैंकिंग सेक्टर का है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़ते हैं तो ये रेपुटेबल जॉब है, सोर्स ऑफ इनकम आपका बहुत अच्छा रहेगा, आप अपना फाइनेंशियल मैनेज कर सकते हैं। और तीसरी बात, जो एक कंपनी से फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे आप इन कंपनी से जब जुड़ते हैं तो आपकी मेडिकल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, आपका जो रेगुलर पे आउट है वो टाइमली होगा। आपको अगर 30 तारीख को पेमेंट, महीने के लास्ट डे पे पेमेंट आती है तो 30 लास्ट डे को ही आएगी, ऐसा नहीं है कि आज आ रही है फिर वो 10 तारीख को आएगी अगले महीने। तो आपका जो वर्किंग कल्चर है बैंकिंग सेक्टर में, स्पेशली छत्तीसगढ़ स्टेट में, अच्छा है और आप आगे एज अ फ्यूचर इसको देख सकते हैं। ठीक है? यस सर। सर वैकेंसी कब तक आती होगी? मैंने आपको बताया, आप अगर साइट चेक करेंगे तो हर महीने एक्टिव वैकेंसी है। जिस ब्रांच में, जिस लोकेशन पे जगह खाली होती है उनका रिक्रूटमेंट आपको ऑनलाइन, स्पेशली फ्रेशर्स के लिए ऑनलाइन हमेशा दिखता है। आप अपने लोकल ब्रांच में एक बार विजिट करिए, अपना रिज्यूमे छोड़कर आइए और कोशिश करिए कि आप अपने जो भी ब्रांच के स्टाफ हैं उनका एक नंबर रख लीजिए। और मेरा सजेशन रहेगा कि आप ब्रांच मैनेजर से ही डायरेक्टली मिलिए, उनका नंबर रखिए ताकि आपका कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो। ऐसा हो सकता है कि मैं एज ए एग्जीक्यूटिव आपका रिज्यूमे ले लूँ पर ब्रांच मैनेजर तक वो आपका रिज्यूमे पहुँचे ही ना कभी, या रिकॉर्ड्स में रखा रहा है, ब्रांच मैनेजर रिज्यूमे देखकर तो आपके बारे में डिसाइड नहीं कर सकता है। तो आप जाइए ब्रांच में, मिलिए ब्रांच मैनेजर से, उनको अपना रिज्यूमे दीजिए, उनसे 5-10 मिनट अगर बात हो सकती है तो प्रॉपरली बात कर लीजिए। और वैकेंसीज हर महीने निकलती हैं, इसके लिए आपको केवल और केवल एक्टिवली देखना है।
आप लोग टेंशन मत लीजिए, सर ने जैसे बताया वैकेंसी हर महीना निकलता है, ये हम लोग अभी कर ही रहे हैं। पुराने जो अब बैचेस हैं उसकी क्लासेस जो खत्म हुए उनका हम प्लेसमेंट करा ही रहे हैं। तो आप लोग बस अब जो सर पढ़ा रहे हैं, जो सृजन सर पढ़ा जो इसको सब नॉलेज, जैसे सर ने बोला ना, नॉलेज आप लोग ले लीजिए। कम से कम उनको इंटरव्यू कम से कम अच्छे से आप लोग निकालेंगे। बाकी वैकेंसी के लिए और प्लेसमेंट के लिए आप लोग निश्चिंत रहें कि हमारे तरफ से पूरा आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। यस सर। तो सर अभी नेक्स्ट क्लास थी, और कुछ है क्या? किसी को डाउट है क्या? किसी को सर पूछना हो पूछ सकते हैं। सौरभ एक लास्ट चीज है, फिर ये खत्म हाँ, करके हाँ सर। अपन आज का क्लोजिंग करते हैं। आप लोग में से जो भी अभी आज के डेट में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, कितनों ने देखा है उस पे लिखा होता है मेस्ट्रो करके, माइस्ट्रो करके, वीजा करके या रुपए लिखा होता है? यस सर हाँ सर, रुपए देखे हैं हाँ सर। देखा है। है ना? सर पीयूष सर, एक्चुअली थोड़ा सा सॉरी इंटरप्ट करना। हाँ बताओ। तब तक वो चलेगा नहीं। हेलो। हाँ सर बताइए। हेलो। सर कल से कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को, एक्चुअली में थोड़ा सा दूसरा क्लास है सीआईडी पे। मेरे पास 2 मिनट है क्या? मैं क्योंकि क्लोज कर दूंगा, इसमें बहुत ज्यादा बताने के आवाज नहीं आ रहा। हेलो। का है नहीं। अच्छा ठीक है, करिए सर। 2 मिनट ही रहेगा सौरभ। तो मैं वही बता रहा था कि आज के डेट में ओके जो ओके। मैस्ट्रो, वीजा या रुपए जो होता है, ये पेमेंट गेटवे का काम करती है। यानी कि जो कार्ड आप यूज कर रहे हैं उसका जो पेमेंट, जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, वो जो स्ट्रिप में डेटा रहता है उसको मेंटेन करने का काम, उस पेमेंट को एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक भेजने का जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, वही माइस्ट्रो, वीजा या रुपए, ये जो कंपनीज है ये प्रोवाइड करती है। माइस्ट्रो और वीजा जो है ये यूरोपियन कंपनीज हैं। यानी कि इंडिया में जितने भी ये ट्रांजैक्शंस होते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में, ये कार्ड के थ्रू, जो डेबिट कार्ड के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जब भी आप इसका यूज करते हैं तब एक मिनिमम एक अमाउंट जो है ये माइस्ट्रो या वीजा कंपनीज आपके ट्रांजैक्शन चार्ज के तौर पे आपके उस ट्रांजैक्शन से काटते हैं। आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो वर्चुअली होता है, उसमें कोई पैसा वगैरह आप फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं जाते हैं, आपका कोई फ्यूल कॉस्टिंग नहीं लगती है या अलग से चार्ज नहीं लगता है, केवल ऑनलाइन आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं। तो बैंक जो है इन पेमेंट गेटवे कंपनी को इस ट्रांजैक्शन का एक चार्ज देती है। आज के इंडिया में का एक पेमेंट गेटवे इन द फॉर्म ऑफ रुपे चालू हुआ है। ये आरबीआई और आईबीए, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा प्रमोटेड है। ये इनका हमारा जो रुपे सिस्टम है ये हमारा खुद का एक डोमेस्टिक कार्ड सिस्टम है। यानी कि जो पहले कार्ड्स यूज होते थे, वर्चुअल कार्ड्स यूज होते थे, इन कार्ड्स का जो एक्चुअल में तो कार्ड को पैसा है नहीं, कार्ड के अंदर जो डेटा है वो तो सेपरेट चीज़ है, बट एक जगह से दूसरी जगह जो पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए जो गेटवे यूज़ करती थी इंडियन बैंकिंग कंपनीज, आज के डेट में अब वो इन माइस्ट्रो या वीज़ा को यूज़ करने के बजाय हमारा जो डोमेस्टिक चैनल है जो कि आरबीआई है रुपए, उसको यूज़ करती है। कंपनी इंडियन है, इसका जो रेवेन्यू है वो इंडिया में रहता है। रुपे कार्ड के जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसका रेवेन्यू किसी इंडियन कंपनी को जा रहा होता है, जो रुपए है उसको जा रहा होता है। और इससे पहले ऐसा होता था कि हम घर में ही ट्रांजेक्शन करते थे और उसका जो पैसा था वो हमको बाहर किसी और को देना पड़ता था। आज के डेट में इस पेमेंट गेटवे का यूज करने के कारण जो ये फंड है वो हम एक तो इंडिया में ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करते हैं, या बाहर किसी फॉरेन ट्रांजेक्शन में भी कर रहे हैं, तो सामने वाली जो पेमेंट गेटवे है यानी रुपए से वीजा में आएगा, फिर वीजा से उस बैंक में ट्रांसफर होगा। तो यानी कि
वो जो बैंक है वो वीज़ा को भी पेमेंट करेगी और रुपए को भी पेमेंट करेगी। तो ये जो पेमेंट गेटवे है ये इंडिजिनियस पेमेंट गेटवे है रुपए, और इसको आरबीआई ने डिज़ाइन करवाया है विद द हेल्प ऑफ इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। अभी जो नरेगा या मनरेगा आपने सुना होगा, इस स्कीम में जितने भी डेबिट कार्ड इशू किए गए थे वो सारे इसी पेमेंट गेटवे का यूज़ करके किया गया था। इसके जितने भी स्मार्ट कार्ड्स थे वो सारे रुपे चैनल के ही दिए हुए सारे कार्ड्स थे। ठीक है, तो सौरभ हम अभी आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है, किसी को अगर कोई क्वेरी हो तो आप 1-to-1 सौरभ के पास भी भेज सकते हैं। नहीं अच्छा है सर, इन लोग को थोड़ा सा नॉलेज आप दिया करें ताकि इनको लाइफ मतलब कैसे जॉब है ये सब जरूरी है इनको जानना, जॉब कैसे मिलेगा, क्या है अपॉर्चुनिटी, इनको थोड़ा आइडिया रहे कम से कम। जी सर। ओके ओके सर। ओके टीम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you, sir. Sir. Thank you, Thank you sir. sir.